एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं आज। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि हाँ, आज के इस पार्ट में पूरी ही चैप्टर जो है पूरा का पूरा हम वही जो है कंप्लीट कर लें। इससे जो प्रीवियस पार्ट्स रहे हैं उसमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। ब्रिटिशर्स के बारे में, पोर्तुगीज के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में वहां तक कवर किया था। फिर पार्ट नंबर 2 में हमने उसके आगे का जो पार्ट था फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स के और आगे वाला जो पार्ट था, लाइक लेट मी टेल यू, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में कवर अप किया था। ये वीडियो भी आप लोगों ने बहुत जल्दी थोड़ी सी पसंद करी है, थैंक यू फॉर दैट। एंड इसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें ऑलरेडी कवर अप कर ली थी। आज हम लोगों को जहां से पढ़ना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप लोग जाके उन वाले पार्ट्स को देखना, तभी आप लोगों को इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में आएगा। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करा, इस पिक्चर का मतलब क्या था, मैंने सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है प्रीवियस वाले पार्ट्स में। तो चलो आज हमको शुरू करना है यहाँ से, तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, टॉपिक जो हमारे पास है डिसमैंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी गवर्न करने के स्ट्रक्चर थे, किस तरीके से हम अपने यहाँ पे शासन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उसको उन्होंने तोड़ दिया, डिसमैंटल कर दिया, तोड़ धपोड़ दिया। वो किस तरीके से करा, क्या करा, उसको हम लोगों ने पढ़ना है। कहते हैं ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन से पहले, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए कि हम लोगों को कॉलोनाइज करा, उससे पहले इंडिया का एक बहुत अच्छा खासा अपने आप खुद को सेल्फ गवर्न, यानी कि अपने आप खुद को गवर्न करने वाला एक लोकल रूप से एक सिस्टम था हमारे पास, विलेज का, काउंसिल का। मतलब हम लोगों को पता था कि हाँ जी, हम लोगों को अपने आप को कैसे रूल करना है, कैसे अपने आप को शासन करना है। क्या क्या था वो देखो, कहते हैं विलेज काउंसिल्स यहाँ पे मैनेज, जो मतलब बेसिकली विलेज की काउंसिल्स हुआ करती थी, जो कि कम्युनिटी के काम होते हैं, जो आपकी कम्युनिटी वहां पे रह रही है उसके जो काम है यहाँ पर वो सब काम करती है। डिस्प्यूट्स अगर यहाँ पे लोगों के बीच में हो रहा है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम भी ये विलेज की काउंसिल ही किया करती थी। और अगर कोई पब्लिक का काम है, सपोज नॉर्मल पब्लिक के काम से मेरा मतलब नहीं किसी एक पर्सन का काम है, नहीं, सोशल वर्क के, कोई इरिगेशन है हमारा, रोड्स को बनाना है, कुछ भी सब प्रकार चीजें हैं, इन सबको मैनेज करने का काम, डिसाइड करने का काम किसका था, विलेज की काउंसिल का था। तो बेसिक सी भाषा में हमारे पास एक विलेज काउंसिल हुआ करती थी उस टाइम पे, जो कि गांव के लेवल पर हम जो लोकली खुद को गवर्न करते थे, उस तरीके से हमारा जो है काम चलता था। जो किंगडम वगैरह हुआ करते थे वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था स्ट्रक्चर, लेकिन हम लोगों ने खुद ही अपनी जो नीड्स है, हमारी जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज की हमको जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सालों से लगे लगे हमने वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी अपने यहाँ पे हैंडल कर रखा था, मैनेज कर रखा था। तो हम बेसिकली लोकल रूलर्स के थ्रू भी, जो लोकल हमारे विलेज काउंसिल वगैरह थे उनसे भी, और साथ साथ एक हमारा जो किंगडम वाला पार्ट था, हम इन दोनों के थ्रू अपने यहाँ पे राज कर रहे थे, खुद ही हमारा चल रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम बताए क्या प्रॉब्लम आती है, जब जब ब्रिटिशर्स हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम हटाते हैं और वहां पे अपना लीगल सिस्टम, वो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा बड़ा लीगल लॉ, वो सब चीजें यहाँ पे लेकर आते हैं। अब उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसको जरा अभी हम पढ़ते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पे चार्ल्स मेटकैफे थे बेसिकली, जो कि गवर्नर जनरल थे नहीं, लेकिन एक्टिंग थे, मतलब कुछ टाइम के लिए वो हट गए थे, तो ये जो है कुछ टाइम के लिए सिर्फ आ गए थे। वो 1830s में आए थे ये, और इन्होंने क्या कहा था, हमारे यहाँ की सिस्टम पे, हमारे सिस्टम पे कुछ बात कही थी। वो क्या कहा था देखो, कहते हैं द विलेज कम्युनिटीज आर लिटिल रिपब्लिक्स। उन्होंने कहा था कि जो हमारे यहाँ पे, मतलब बेसिकली जो इंडिया की खुद की जो विलेज की कम्युनिटीज वगैरह है, वो थोड़ी सी रिपब्लिक वाला सीन है उनका, कि वहां पे जो रूलर्स है वो खुद इलेक्ट होते हैं, वहां पे हेरिडिटरी पोजिशन नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे जो हेड है वो हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि हेरिडिटरी हेड नहीं है कि पापा के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो हेड होता है वो इलेक्टेड हेड होता है। कौन होता है, इलेक्टेड हेड होता है। तभी हम कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो भी रिपब्लिक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे हेड होते हैं ऑफ द स्टेट, वो कौन होते हैं, जो नॉमिनल हेड होते हैं, वो कौन होते हैं हमको पता है। बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हमारे हैं प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हमारे वो इलेक्टेड होते हैं, इसलिए हम अपनी कंट्री को कहते हैं कि वो रिपब्लिक कंट्री है। अच्छा, कहते हैं कि इस विलेज कम्युनिटी में हर एक वो चीज थी जो भी उनको चाहिए, उन लोगों को यहाँ पे जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम करते थे। और ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं खत्म होगा, वंशज से वंशज आता रहा, वो गिरता रहा, संभलता रहा, रिवॉल्यूशन तक यहाँ पर आ गए, लेकिन विलेज की जो कम्युनिटी थी वो बिल्कुल एज इट इज रही। यानी कि उन्होंने कहा जो यूनियन था
विलेज की कम्युनिटीज का, वो सब यहाँ पर क्या था, बहुत ज्यादा टिका रहा था। उन्होंने लोगों को, जो हमारे इंडिया के लोग थे, उन सबको प्रिजर्व करके रखा हुआ था, उनकी यूनिटी को प्रिजर्व करके रखा था। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पे चार्ल्स मैककेफे ने, जो कि ब्रिटिशर्स के उनके थे वो, उन्होंने हमारे यहाँ की जो सिस्टम था उसकी तारीफ ही करी थी कि अच्छा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन भैया जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली बहुत सिस्टम के साथ डिसमेंटल कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया इन किंगडम्स का, इन जो हमारे यहाँ पे इंडिजीनियस यानी कि हमारे खुद के, हमारी कंट्री के अंदर फॉलो होने वाले जो गवर्नेंस के सिस्टम थे, उन्होंने उसको डिसमेंटल कर दिया, तोड़ धपोड़ दिया और रिप्लेस कर दिया उनको एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी से, यानी कि जहां पे सब कुछ एक सेंटर के पास है। विलेज काउंसिल जब तक था तब तक यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती थी, सबका जो है पार्टिसिपेशन था, सब जो है बोलते थे, करते थे, पार्टिसिपेशन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सबकी वहां पे सुनी जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो अपना यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आते हैं, जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एकमात्र पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है, और वो सेंटर कौन है, आपके ब्रिटिशर्स। ये बात समझ में आई, ठीक है। कहते हैं कि वो यहाँ पर थी डिजाइन प्राइमरीली टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन। अब इनका मेन काम, हमारा तो इनका मेन पर्पस यहाँ पे ये था कि यहाँ से बहुत सारा पैसा अपने यहाँ पे लेके जाना, एंड जो कि हम पार्ट नंबर 2 में कवर भी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ से ये 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे यहाँ से ये लोग लेके गए थे, जो कि इनकी आज की जीडीपी का 13 गुना है। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में पार्ट नंबर 2 में उससे कंप्लीट किया था, वो वाला वीडियो भी बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब उसमें जो चीजें आई हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, आपको इतना कुछ जानने को मिला उस वाली वीडियो में, तो आप लोग पहले उसको जरूर देखना, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ना। तो इनका मेन काम क्या था भैया, टैक्स को कलेक्ट करना, अपना पेट भरना, हमें गरीब करना और ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि रेदर देन प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला करना कोई इनका काम नहीं था। इनका मेन काम था अपना पेट भरना, अपनी पेट पूजा करना पैसों से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि उनके विलेज काउंसिल से हटकर जहां पे सब कुछ डिवाइडेड था, पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी, सबका पार्टिसिपेशन था, इससे हटकर हम कहां पे आ गए, सेंट्रल की तरफ में आ गए थे कि सब कुछ जो है सेंटर के पास है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने सब कुछ इतने 100 साल से जो बना हुआ मैकेनिज्म था, जहां पे डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी यहाँ पर आपस में पार्टिसिपेट करके एक साथ करती थी, इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। जब यहाँ पे ब्रिटिश कोड्स ऑफ लॉ, यानी कि बेसिक सी भाषा में जो ब्रिटिशर्स के जो लॉज बनाए हुए थे, जहां पे बहुत लीगल सिस्टम चल रहा था, उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। उसने क्या किया था, डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि हटा दिया, कोई वैल्यू नहीं समझी किसकी, कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस की, यानी कि जो बहुत पुराने चलते आ रहे लॉज हैं, या जो बहुत कस्टम प्रैक्टिस है, जो हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल चीजों को, बेसिक से भाषा में जो हमने ऊपर पढ़ाया भी, उस सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, डिसरिगार्ड कर दिया कि वो तो भैया बेकार है। जिसको तुम लोग मान रहे हो ना कि हाँ जी विलेज काउंसिल चल रही है, ये हो रहा है, वो सब बेकार की बातें हैं, ऐसे सब कुछ काम का नहीं है। अच्छा, मतलब जो चीज हम लोगों को इतने सालों से हमें गवर्न करती हुई आ रही है, तुमने 1 मिनट में कह दिया कि वो बेकार है, ऐसे था। कहते हैं वाइल प्रेजेंटेड एज मॉडर्नाइजेशन, ये लाइन जरा सुनना, वाइल प्रेजेंटेड एज मॉडर्नाइजेशन दिस इम्पोजिशन ऑफ अ फॉरेन सिस्टम अनसुटेड टू इंडिया एलिनेटेड ऑर्डिनरी इंडियंस फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम क्रिएटिंग कोर्ट्स दैट वर एक्सपेंसिव। यहाँ पे कहते हैं जो ये दिखाया जा रहा था ना कि हम इंडिया को मॉडर्नाइज करने आए हैं, और इंडिया को इस मॉडर्नाइज करने के उसमें जो हमने अपना ये सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश करा है, फॉरेन सिस्टम, यहाँ पे लीगल सिस्टम यहाँ पर आया है, जिसने जाहिर सी भाषा में जाहिर से यहाँ पे ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल से लोग बाग यहाँ पे, उसको अलग कर दिया, एलिनेट कर दिया जुडिशियल सिस्टम से। मतलब सिंपल, एक समय था मतलब विलेज काउंसिल वाला, जहां पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, हम आप जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग इस काउंसिल के थ्रू इस जुडिशियल सिस्टम में, मतलब बेसिकली जुडिशियल का मतलब क्या है बच्चा, व्हाट इज जुडिशियल, जहां पर न्याय दिया जा रहा है, जहां पे कुछ काम हो रहा है, डिस्प्यूट अगर हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, तो उसको रिजॉल्व करने की बात करी जा रही है, तो जहां पे न्याय की बात सिंपल से यहाँ पे करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम। तो उसमें पहले विलेज काउंसिल के थ्रू, मैंने बार बार बोल रही हूं मैं, उसमें कम्युनिटी का, ऑर्डिनरी लोगों का पार्टिसिपेशन था, आम जनता का पार्टिसिपेशन था। लेकिन जैसे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम आया, लीगल रूप से ब्रिटिशर्स वाला मॉडर्नाइज करने के नाम पे, उससे क्या हुआ, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे कोर्ट्स में मतलब कोर्ट्स में बेसिकली परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट क्योंकि थोड़े थोड़े से महंगे हुआ करते थे फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, तो वो इस पार्टिसिपेशन से जो नॉर्मल लोग थे वो दूर हो गए।
अब उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ पे पार्टिसिपेट होते ही नहीं थे, उन लोगों का कोई यहाँ पे सही ही नहीं था बेसिक सी भाषा में। समझ में आया? साथ साथ अब ये जो यहाँ पर कोड थे, एक तो एक्सपेंसिव होने के साथ साथ यहाँ पर जो काम हो रहा था वो फॉरेन लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा था, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हुआ करते थे, एक एक केस बहुत बहुत टाइम तक चलता था, और यही जो सिस्टम हमारे यहाँ आज भी चलता है। तो मैं इस पे कोई बात नहीं कह सकती हूँ, ना मैं कुछ कहना चाहूंगी, तो वरना फालतू में वीडियो लंबी होगी, विवाद हो जाएगा, क्या ही बोलूं। ठीक है, चलो बात करते हैं एडुकेशन की। आखिर जो हमारे यहाँ पे इतनी लिटरेचर, इतनी संस्कृत, मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन थी, इतनी अच्छी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री वगैरह में पहले, कि हमारे यहाँ पे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, हमारे यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट में, ये सब यूनिवर्सिटी थी हमारे यहाँ पे, जिसको इन ब्रिटिशर्स ने और मुगल्स ने वगैरह ने सबको तहस नहस कर दिया था, सबको खराब कर दिया, क्योंकि इन लोगों को ये लगा, खासकर ब्रिटिशर्स को, कि भाई अगर ये जो नॉलेज है जो इनकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रखी हुई है, बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, बहुत दूर दूर से बहुत ज्यादा एडुकेटेड, मतलब बहुत अलग लेवल के जीनियस टीचर्स यहाँ पे, प्रोफेसर यहाँ पे हुआ करते थे, तो उनसे पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। लेकिन जब ये चीज ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हुई कि हाँ जी यहाँ पे तो बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, अगर ये नॉलेज इन इंडियंस को मिल गई, आगे जो जनरेशन आ रही है, तो ये लोग काफी आगे निकल जाएंगे। इस वजह से इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, जला दिया, राख कर दिया, बहुत कुछ किया था, और मुगल्स ने भी किया था यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ पर हुई थी। कहते हैं किस तरीके से इन लोगों ने हमारी इंडिया के एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हम लोगों को ब्राउन इंग्लिशमैन बना दिया। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड कि ब्राउन इंग्लिशमैन, इसका मतलब क्या है? यूजुअली जो इंग्लिशमैन होते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर से आके होते हैं, वो बहुत गोरे होते हैं, ऐसे होता है, लेकिन हम लोगों का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टोन पर है। इंडियन स्किन टोन जो है गेहुआ रंग का होता है, उसी को यहाँ पर बोला हुआ है कि हमारी एजुकेशन को हटा के हम लोगों को उन्होंने ब्राउन इंग्लिशमैन बना दिया, कि अंग्रेजी बोलने वाले थोड़े से काले लोग, काइंड ऑफ इस तरीके से, समझे? चलो अब देखो बात करते हैं एजुकेशन कहाँ पे क्या था। एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल था, उन लोगों को चीज समझ में भी आ चुकी थी, उनको पता था, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। एजुकेशन उन लोगों को बहुत एक पावरफुल टूल लगता था ऐसी क्लास बनाने में इंडियंस की, मतलब बेसिकली ऐसे इंडियंस को बनाने में वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश उनको सिखाकर वो बनाना जिससे वो ब्रिटिशर्स को ही सर्व करे, वो यहाँ पर उनका मेन पर्पस था, कि उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए इंडिया के जो हिंदी बोलते हैं, वाह वाह वाह, नहीं, दे वांट ब्राउन इंग्लिशमैन, इंग्लिश बोले घास घास, मतलब व्हाटएवर, लाइक दे एक्सेंट इज समथिंग एल्स। तो वो चीज जो है हमारी लैंग्वेज में वो चीज नहीं थी, सो टू सपोज दैट, टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, दे डिड दैट। तो मतलब ये वाली चीज यहाँ पे हुआ करती थी। कहते हैं तो उन जो कि इनके, जाहिर सी बात है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। इन अर्लियर सेंचुरी, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, इंडिया हैड डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन, की इंडिया के क्या हुआ करते थे, बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन एजुकेशन के हुआ करते थे। पाठशाला थी यहाँ पे हिंदुओं के लिए, मदरसा यहाँ पर जो इस्लामिक एजुकेशन है उसके लिए, उनके लिए, और विहारास थे यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा जैन्स के जो जहाँ पे वो लोग आके एजुकेशन प्राप्त करते थे, उन्हें हम बोलते हैं विहारास। तो वो यहाँ पर थे, हमारे ट्रेडिशन जो है चलता आ रहा था इस प्रकार का। एंड मेनी फॉर्म्स ऑफ अप्रेंटिसशिप लर्निंग। व्हाट इज मीन बाय अप्रेंटिसशिप लर्निंग? अप्रेंटिस का मतलब होता है जब आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह दी जाए, बेसिक सी भाषा में, जब आपको स्किल प्रोवाइड करी जा रही है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, जो कि पेड बेसिस पर है, आपको पैसे भी मिलेंगे उसके और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप लर्निंग। तो वो यहाँ पर जो है हो रही थी। These institution transmitted not only practical knowledge, ये जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, ये जो मतलब ये जो हमने देखे अभी ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते थे, बल्कि हमें कल्चर की वैल्यूज, ट्रेडिशंस, हमारा कस्टम, सब कुछ जो है हमें सिखाते थे। अर्ली 19th सेंचुरी में भी ब्रिटिश के जो रिपोर्ट्स आई थी ना, उन्होंने ये बताया था, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है भैया, 1801 से लेकर के 1900 तक का टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड 19th सेंचुरी। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1801 से मैं 1840 30 इस टाइप की बात कर रही हूँ, तो वो यहाँ अब तक की बात कर रही हूँ, मतलब तो वो हमारा होता है अर्ली वाला स्टेज। लेट वाला स्टेज क्या होगा, 60 के बाद का। मिड वाला स्टेज क्या होगा, 50 to 60, तो वो यहाँ पे रहता है। ब्रिटिश की यहाँ पे जो खुद रिपोर्ट आई थी, उन रिपोर्ट तक में बात यहाँ पे कही गई थी कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, मतलब उन्होंने कहा था कि हमारे इंडिया में कई सौयों हजारों स्कूल पाए जाते हैं जो विलेज स्कूल्स हैं, जहां पर हमें ये सब चीजें, हमारी कल्चरल वैल्यू, हमारा ट्रेडिशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब हमको यहाँ पर सिखाई जाती है। इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हुआ करते थे पूरे के पूरे इंडिया में।
इवन यहाँ पे कहा गया था कि बंगाल में तो आप देखोगे लाख से 1.5 लाख स्कूल्स हुआ करते थे, बिकॉज बंगाल वॉज अ बिग एरिया उस टाइम का। आज का बिहार, आज का बंगाल और आज का उड़ीसा, आप जब ये तीनों चीज मिला दोगे, मैंने आप लोगों को पार्ट टू में भी दिखाया था, तब आपका जो है बनेगा बंगाल उस टाइम वाला, ठीक है। तो और सब बिहार में मान लो 1830 जो आज का बिहार वाला पार्ट है, वहां पे वो जो है 1830 हुआ करता था। मतलब बहुत एक अलग अलग यहाँ पे डिपेंड करता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे सही इनकम है, यहाँ पे चीजें है, तो वहां पे ज्यादा स्कूल्स होंगे, जहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, कम पॉपुलेशन होगी, थोड़े से कम स्कूल थे। यहाँ पे क्या हुआ करता था, वेयर यंग नेटिव्स आर टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। मतलब जो नॉर्मल यहाँ के रहने वाले यंग लोग हैं, जो अच्छी खास नॉर्मल एज के, यहाँ भी छोटे बच्चे ही हैं काइंड ऑफ, तो उनको पढ़ना, लिखना, अरिथमेटिक, मैथ वगैरह करना, वो सब सिखाया जाता था। जो कि ये जो सिस्टम था बहुत इकोनॉमिकल था, ज्यादा इस पे पैसे नहीं लगते थे, और लेकिन बहुत सिंपल था और इफेक्चुअल तो था, लेकिन भाई इफेक्टिवली यहाँ पर जो है काम हुआ करता था। अब यहाँ पे आता है बच्चा आपका शार्प टर्निंग पॉइंट। की मेन बात जो है यहाँ से पलटती है पूरी की पूरी इंडिया की एडुकेशनल हिस्ट्री में। इंडिया का जो इतिहास था एजुकेशन का, वो यहीं से बदलता है, जब 1835 में माइन्यूट ऑन इंडियन एडुकेशन पे जो ब्रिटिश का पॉलिटिशियन थे, बेसिकली हिस्टोरियन थे, थॉमस बी मकॉले, अपनी एक रिपोर्ट लेकर आते हैं। मतलब क्या था कि 1835 में जो एक आपके थॉमस मकॉले ना, ये एक रिपोर्ट यहाँ पे लेकर आए थे, बेसिकली एक यहाँ पे इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करा था, विच वॉज कॉल्ड एज माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन, जहां पे हर एक छोटी से छोटी डिटेल इंडिया के एजुकेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने कही थी, और कुछ चेंजेस जो उन्होंने यहाँ पे करने के लिए कहे थे। जरा इस लाइन को पढ़ना। यहाँ पे ये मानते थे इनको, हालांकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी भाई, मुझे तो संस्कृत की या अरेबिक की कोई भी यहाँ पे नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उन्होंने इस बात को बहुत कन्विक्ट किया था कि यूरोपियन नॉलेज वाज वास्टली सुपीरियर टू इंडियाज दैट वन। मतलब उन्होंने कहा कि जो यूरोप की नॉलेज है ना, वो इंडिया की नॉलेज से बहुत सुपीरियर है। ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत ऊपर है। इंडिया तो क्या है, क्या है इंडिया की नॉलेज, कुछ भी नहीं है। यूरोप की नॉलेज तो बहुत ऊपर है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा था। ये लाइन पता है मुझे बहुत बेकार लगती है, मैंने लाइन पहले आर्टिकल्स में ही पढ़ी है ये, और जब मैंने यहाँ पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों की बुक्स में ये चीज डाल रखी है, प्रीवियस बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। बिकॉज मैंने कहा था कि इस वाली बुक में हम डार्क एज पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री की, कि क्या एक्चुअल में हमारे ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने किया है, उसमें कुछ बेकार चीजें भी सब कुछ इसमें सामने आएंगी, प्रीवियस बुक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था। एंड 6th 7th 8th की न्यू बुक्स लॉन्च होने के बाद और इसका इतना अच्छा मटेरियल देखने के बाद आई एम लिटरली ईगरली वेटिंग। मतलब मैं बहुत ज्यादा ही ऐसे बहुत ईगरली, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब बहुत ज्यादा उससे ना, मुझे वर्ड नहीं आ रहा जुबान में, ऐसा कुछ मैं समझना कि मैं इंग्लिश कर रही हूँ तो मुझे हिंदी नहीं याद आ रही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो वर्ड मुझे जुबान पे नहीं आ रहा मेरी, कि हाँ कहते हैं बहुत ज्यादा उत्सुकता से काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत उससे ना मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब 9th 10th की भी ऐसे न्यू बुक्स आए, तो मेरे को है बहुत ज्यादा। चलो टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम, यानी कि अब देखो एक चीज समझो, यूरोप वगैरह जो है वो वेस्ट में थे, पता है हमें ये चीज, वो सब वेस्ट में है। इंडिया जो है वो ईस्ट में है, ये चीज पता है। ईस्ट वालों को ना, ईस्ट को पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड को, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया ये सब आ रहा है ना, इसको पहले की भाषा में आज भी इसको कहते हैं ओरिएंटल वर्ल्ड। क्या कहते हैं? ओरिएंटल। यहाँ पे वर्ड लिखा है ना ओरिएंटलिस्ट, इन्हें ही कहा जाता है। इनके पूरे रशिया, चाइना, इंडिया वाला जो ईस्टर्न पार्ट है ना हमारा, ये वेस्टर्न यूरोपियन है, और जो ईस्ट वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा, इसे हम कहते हैं बेसिकली आपका ओरिएंटल वर्ल्ड। और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उन्हीं की आप बात करिए कि यहाँ पर मकॉले ने यहाँ पर कहा था इनके लिए, I have never found one among them who could deny a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabic। पता क्या था इन्होंने यहाँ पे ये कहा मकॉले ने, कि मुझे यहाँ पे एक भी ऐसा इंडियन नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि अगर इंडिया की जो पूरी की पूरी बुक से भरी लाइब्रेरी है। सब लाइन सुनना क्या बोला इसने, ठीक है। जो यूरोप की लाइब्रेरी की एक शेल्फ है ना, सिर्फ एक शेल्फ, वो कहीं ज्यादा बेटर है देन द इंडिया की पूरी एक लाइब्रेरी के। मतलब उसकी उनकी लाइब्रेरी में रखी हुई कितनी ही बुक्स हैं, पूरी लाइब्रेरी बुक से भरी हुई है, और वो तब भी लोअर है, तब भी इंफीरियर है ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखी हुई एक शेल्फ की बुक्स में। ये बात उसने यहां पर कही थी। उसने कहा था यहाँ पर इंडियंस को इसलिए ब्रिटिश के एजुकेशन की बहुत जरूरत है, वो जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका जो मेन मोटिव था यहाँ पर वो ये था, एक ऐसा इंडियंस की क्लास बनाना जो कि इंडियन हो ब्लड में, कलर में, मतलब वही
काले हों हम लोगों से, ब्लड उनका खून उनका अलग हो, रंग उनका अलग हो, लेकिन वो टेस्ट में इंग्लिश होने चाहिए। उनका ओपिनियन, उनका पर्सपेक्टिव, उनका कल्चर, उनका मॉरल, उनका इंटेलेक्ट, उनका माइंड, उनका ब्रेन, हर एक चीज जो है वो इंग्लिश वाला होना चाहिए। चाहे थोबड़ा कैसा भी हो उनका, मतलब हम लोगों का, और चाहे हमारा कलर कैसा भी हो। ये सब बातें किसने कही है? थॉमस बी मैकॉले ने, जो कि हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन थे ब्रिटिशर्स के, जिन्होंने 1835 में हिस्ट्री, मतलब बेसिकली इंडिया की एजुकेशन का पूरा इतिहास ही बदल डाला था। ऑल्दो कहते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे प्रोमिनेंट, मतलब कुछ बहुत जाने माने ब्रिटिश के ओरिएंटलिस्ट ही थे, मतलब इधर रहने वाले लोग ही थे, जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया के जो स्टूडेंट है उनको उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है। हालांकि लेकिन मैकॉले ने यहाँ पे कहा नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, मैं तो उनको अपनी भाषा में ही पढ़ाऊंगा, ब्राउन इंग्लिशमैन बना के ही रहूंगा। और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि जो इंडिया के ट्रेडिशनल स्कूल थे हमारे यहाँ के, वो सब जहाँ पे हमें रीडिंग, राइटिंग, हमें यहाँ पर अरिथमेटिक यहाँ पे सिखाया जाता था, हमें यहाँ पे कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशंस, हमें यहाँ पर ये सब सिखाए जाते थे, ये सब जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गए, बंद हो गए। कॉलोनियल जो मास्टर्स थे वो यहाँ पर आ गए थे, यहाँ के प्रोफेसर यहाँ पर आ गए थे, जिससे एक बहुत बड़ा डिवीजन यहाँ पर आ गया था। इंग्लिश की जो इंग्लिश बोलने वाली जो क्लास है उसे कहा गया था हाई क्लास, एलीट क्लास है वही वो। और यहाँ पे जो नॉर्मल लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो यहाँ पे लोअर मैन बन के रह गए, उस सब यहाँ पे नॉर्मल लोग आ गए। यानी कि यहाँ पे मकौले की रिपोर्ट के बाद, मकौले की इंट्रोडक्शन के बाद, इंग्लिश के आने के बाद इंग्लिश की हाई क्लास, एलीट क्लास बन गई, वो ऊपर बहुत कम मात्रा में, और नीचे यहाँ पर पूरा का पूरा मासेस जो लोअर क्लास है, लोअर पीपल है, वो सब यहाँ पे नीचे रह गए। इस तरीके से यहाँ पे डिविजन हुआ था हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो ये नया सिस्टम आया था इसने बहुत सारे, अब देखो इससे इन लोगों को क्या क्या फायदा हुआ था, इन लोगों के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हुए थे। पहली बात, इट क्रिएटेड अ पूल ऑफ इंडियन क्लर्क। से क्या हुआ था, मतलब बेसिकली इंडिया के क्लर्क यहाँ पर आ गए थे, जो लोग उनके अंडर रहकर काम कर सकते हैं। छोटे छोटे से ऑफिशियल्स यहाँ पर आ गए थे, माइनर ऑफिशियल, जिनकी रैंक बहुत कम है, जिनको बहुत कम पैसा मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश पर्सनल। यानी कि अगर इस काम को जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिश के पर्सनल का मतलब होता है जो वो काम करने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, बेसिकली एम्प्लॉई हैं बेसिकली, अगर एक फॉर सपोज अगर ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को कोई काम यहाँ पे कराना है, तो अगर वो इंडिया के लोगों से यहाँ पे काम कराएंगे, उनको एजुकेशन दिलवाकर उनसे वो काम अगर कराएंगे ना, तो उनको उसको देने होंगे फॉर सपोज 100 रुपए। और लेकिन अगर यही काम, क्योंकि भाई वो तो ब्रिटिशर्स है, अगर वो अपने ही लोगों से यहाँ पर कराएंगे, अपने पर्सनल से कराएंगे, अपने एम्प्लॉय से कराएंगे, इनको यहाँ पर देने होंगे कम से कम यहाँ पे 800 से 1000 रुपए। यानी कि इनकी एक बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत चीप कॉस्ट पे इनके पास एक छोटे ऑफिशियल्स, एक क्लर्क के लेवल के ऑफिशियल्स जो है वो रेडी हो गए थे। जिससे क्या, एक बात यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पर ये वो इनका एक फायदा हुआ कि इनकी कॉस्ट बहुत कम हो गई। दूसरी बात, इट ऑल्सो साइडलाइंड traditional sources of knowledge and authority, creating generations of Indians disconnected from their own cultural heritage। अब इन लोगों ने क्या किया था, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारा कल्चर था उससे हम लोगों को हटा दिया था, उससे हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया था, वहां से हटा दिया था, और अपनी नॉलेज हम लोगों पे थोप दी थी। इनके यानी कि हम लोगों के बाद, हम लोगों से मेरा मतलब क्या, जो उस टाइम पे लोग हुआ करते थे, उनके बाद आने वाली जो भी जनरेशन थी, एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पर हैं अब, हम लोगों को उस कल्चर से, उस ट्रेडिशन से, उस नॉलेज से, उस अथॉरिटी से बहुत दूर कर दिया था इनकी इस बकवासी नॉलेज, इनकी बेसिकली इस नॉलेज में। समझ में ये वाली चीज, तो इन लोगों ने ये वाला यहाँ पर काम करा था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज कॉल्ड रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू सर्व इंपीरियल नीड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से उन लोगों की नीड्स को, उन लोगों की बढ़ती हुई नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, हमारी इकोनॉमी को रीशेप करा गया, चेंज यहाँ पर करा गया। क्या चीजें करेगी जरा उसकी बात करते। देखो बहुत एक अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एरो लगा दिया था। द ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम अ सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम। हमारी इकोनॉमी जो है कैसी थी, जहां पे हम खुद ही हम प्रोड्यूस करते थे और हम लोग खुद ही उसको खाते भी थे। तो हम जो अपने आप में तो हम सफिशिएंट थे कि जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम लोगों को आराम से लग रहा है, इवन थोड़ा सा बचता ही था। तो हमारी एग्रीकल्चर जो है हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, सेल्फ सफिशिएंट था कि हम लोग अपना उगाकर अपना खा लेते थे। पूरी कंट्री का जो आराम से यहाँ पर चल रहा था, जिसको सप्लीमेंट करा जा रहा था क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरर में, जहां पे हम लोग थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट वर्क भी करा करते थे अपनी हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल वर्क हुआ करता था। हमारे यहाँ आपको पता है, हमारे यहाँ के कॉटन की टेक्सटाइल
सिल्क टेक्सटाइल, ये जो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया थी। तो हमारा इससे भी प्लस एग्रीकल्चर से, इन दोनों चीजों की वजह से हम तो जो है भैया सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारा खुद से उगाना खाना बहुत बढ़िया चल रहा था, और जो बचता था हम उसको एक्सपोर्ट भी करते थे, पूरे के पूरे फिनिश्ड गुड को, नॉट रॉ मटेरियल को, बल्कि बना हुआ गुड, पूरा का पूरा फिनिश्ड गुड हम उसको वो करते थे, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से बाहर भेजना, और उससे हम लोग पैसा भी कमाते थे। ये बात समझ में, ये हमारा पहले था। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, कि उनको सेल्फ, हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट से हटाकर एक इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया था बेसिकली, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे। अब हम लोग कच्चा माल सप्लाई करते थे, फिनिश गुड को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब हम लोग कच्चा माल सप्लाई कर रहे थे उन ब्रिटिशर्स को। उन लोगों ने हमारे साथ इतना बेकार कर दिया था कि हमारी इंडस्ट्री को, हम लोगों ने देखा था पहले किस तरीके से रियून कर दिया, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था। और उसके बाद हम लोग अब उनको कच्चा माल एक्सपोर्ट करने लग गए, और जो वहां से गुड्स आ रहे हैं बनकर, हम अपने यहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं। तो हम दोनों ही तरफ से हम उनका ही फायदा कर रहे हैं, अपना तो हम बिल्कुल नुकसान ही कर रहे थे, बिकॉज जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उन्होंने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। एग्रीकल्चर में जहां पर हम अच्छा खासा सामान प्रोड्यूस करके उनको सेल कर रहे थे, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, हम लोगों को उन्होंने एग्रीकल्चर में भी खराब कर दिया। अब एग्रीकल्चर में किस तरह से खराब किया था, आगे वो पॉइंट अभी आएगा। अच्छा, वो यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ऐसी मार्केट बना दिया जहां पे हम ब्रिटिश के गुड्स ही खरीदने वाले रह गए, अब हम लोग और कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं बिना और किसी एक टेक्निकल डिटेल्स में जाए, जरा एक बात यहाँ पे समझो, इंडिया का जो इतना बड़ा इतना बढ़िया यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क बना। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कई बच्चों को ऐसा लगता था कि हाँ जी इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे बेसिकली उन्होंने रेलवे अगर इंट्रोड्यूस करी है तो बहुत अच्छा काम करा है, इसमें बेकार बात क्या थी, ये तो हमारे लिए डेवलपमेंट हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ पर थी, प्रॉब्लम रेलवे नेटवर्क के आने में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो उस रेलवे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। वो लोग जिस रेलवे का इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग, उनका मेन पर्पस यहाँ पे ये था कि जो एक तो जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से हटकर वो गुड्स पोर्ट तक आ सके, वहां से हटकर वो गुड्स कहां तक आ सके, पोर्ट तक आ सके। ये नहीं कि कंट्री में उसका ओवरफ्लो, कंट्री में फ्लो उसका नहीं, कंट्री में ट्रेड करने के लिए नहीं, कि इंडिया में ही उसका जो है यहाँ से वहां गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से वहां गुड जा रहा है, वेस्ट बंगाल से जो है दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली से मेरठ जा रहा है, मेरठ से साउथ इंडिया आ रहा है, नहीं, उनका वो पर्पस नहीं था। उन्होंने रेलवे नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करने के उनके दो मेन पर्पस थे। पहली बात कि जहां पे सामान प्रोड्यूस हो रहा है वहां से वो पोर्ट तक जाए, जब वो पोर्ट पे जाएगा हार्बर्स के थ्रू, वो शिप्स के थ्रू, फिर वो उनकी कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा शिप के थ्रू। और दूसरी बात उनका यहाँ पर, अब पहले तो यहाँ पे, अब और दूसरी चीज यहाँ पर, क्योंकि जो ब्रिटेन यहाँ पर वो लैंड के रास्ते से भी था, तो उनको ये था कि सी रूट से घूम के जाना की बजाय बेटर है कि हम यहाँ से, एक बार दिखाऊं अगर आप लोगों को मैं, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड, बिकॉज कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए, तो वो हम आपको नहीं होने देंगे। एक बार जरा मैं आपको वर्ल्ड का मैप दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास नेट है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आपको ये दिखाती हूँ, पिक्चर आपको यहाँ से भी दिख जाएगा बहुत क्लियरली। रुको और बढ़िया दिखाऊं, चलो ये रहा, देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है, आप लोगों को दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट और रुको। देखो अभी आप लोगों को मैं यहाँ से बहुत क्लियरली दिखाती हूँ कि हाँ जी, जो हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, जो हमारा इंडिया था, इंडिया है मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली, ये हमारा इंडिया है। यहाँ से बहुत डायरेक्टली यहाँ पे ये रहा आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन कहाँ है पता है, देखो ये रहा ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन है आपका, ये ठीक है, ये जो पार्ट आपका ब्रिटेन वाला पार्ट है ये। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया कि ये जो ब्रिटेन है आपका, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे है ब्रिटेन। यहाँ से देखो इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पर लैंड रूट के थ्रू भी ब्रिटेन पहुंचा जा सकता है। तो जब यहाँ पे हम ब्रिटेन पहुंच सकते हैं लैंड रूट के थ्रू, तो यहाँ पर क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम अपने रेलवे नेटवर्क को और बढ़िया करें, ताकि हम सीधे सीधे यहाँ तक पहुंच सके। और पहले अगर अगर फॉर सपोज गुड अगर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, अगर गुड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से होके पहले वो पोर्ट जा सके, यहाँ तक जाएगा पोर्ट तक, और फिर उसके लिए भी यहाँ पे रेलवे का इस्तेमाल करा गया, और फिर यहाँ से भी रेलवे का इस्तेमाल करा गया कि वो गुड ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो बेसिक से भाषा में उन्होंने दोनों जो ये काम करे वो अपने खुद के मेरिट के लिए करे, इंडिया वालों का फायदा करने का उनका कोई भी पर्पस ऐसा
नहीं था। अब ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बता दी कि इस कच्चे माल को अंदर से लेकर के बाहर तक लेके आना पोर्ट तक, ताकि उसका हम एक्सपोर्ट कर सके, ये इनका मेन पर्पस था। सबसे पहला काम उन्होंने यहाँ पर इसलिए ये चीज करी थी। और दूसरा यहाँ पर फिर और साथ साथ एक तो उसे फिर ब्रिटेन लेके जाना, और जो ब्रिटेन के बने हुए गुड्स है उनको इंडिया में लेकर आना। बस इन्होंने इसके लिए रेलवे का इस्तेमाल किया था। और लेकिन जो एक्चुअल में जो अंदर यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से साउथ इंडिया, इस तरीके से गुड्स का ट्रांसपोर्ट, उन्होंने उन ट्रेड पैटर्न्स को तो भैया इग्नोर किया था, क्योंकि वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं थे। वहां से वहां पे ट्रांसपोर्ट करने में उनको कोई बेनिफिट खासकर नहीं हो रहा था। समझ में आई ये वाली बात। और एक और इनका पर्पस ये भी था कि जो आर्मीज के लोग हैं, अगर यहाँ पे फॉर सपोज उन्होंने कहीं ना कहीं उनको वॉर करना है ब्रिटिश वालों को, तो फटाफट से उनके कैंटोनमेंट एरिया से, कैंटोनमेंट एरिया का मतलब होता है जहां पे ये ऑफिसर्स आर्मी वगैरह वो लोग रहते हैं, ठहरते हैं जहां पे वो लोग, तो वहां से उन लोगों को बाहर तक ट्रांसपोर्ट कराना इनका ये भी यहाँ पर काम था कि भाई अगर कभी भी एकदम से वॉर हुआ है यहाँ पर, तो फटाफट से जो है बाहर बुलाएं वो लोगों को, और रेलवे में भरवा कर, डब्बों में भर के उन्हें इस वॉर वाली प्लेस पे लेके जाया जाए लड़ने के लिए। तो इनके ये जो इनके मेन पर्पस हुआ करते थे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। आधा घंटा हो गया यार, आधा घंटे में सिर्फ 4 से 5 पेज हुए हैं, तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ क्या मैं? एक बार जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना यार कि मतलब बाकी वीडियोस में आई थिंक मैंने देखा था कि 2-3 पार्ट में उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और मेरे को मुझे लग रहा है 4 पार्ट लगेंगे चैप्टर कंप्लीट होने में, वरना फिर ये वाली वीडियो 1.5-2 घंटे ही पहुंच जाएगी। तो प्लीज मुझे ये वाली वीडियो देखने के बाद आप जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा देती हूँ क्या, वो नहीं पढ़ाना है क्या मेरे को? मुझे प्लीज एक बार, प्लीज आई रियली ऑनेस्टली वांटेड कि हाँ आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पहुंच जाती हूँ, या क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देती हूँ जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्लीज आप लोग जरा मुझे ये बात बताना, और मुझे क्या करना चाहिए, वीडियो को थोड़ा सा कम मतलब कम एक्सप्लेन करके वीडियो को कम रखना चाहिए बाकी क्रिएटर्स की तरह, या फिर ऐसे एक्सप्लेन करके लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जरा ये वाली बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताकर जाना, रिक्वेस्ट हुआ, हाईली रिक्वेस्ट यू बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जरा वीडियो को पॉज करो, पहले जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ क्या करना चाहिए मेरे को। ठीक है, अब देखो आगे मूव करते हैं हम लोग। बिसाइड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज रेलवे कहते हैं। अब इसके अलावा जैसे इसके साथ साथ यहाँ पे क्या चल रहा था कि इंडिया के रेलवे के साथ साथ हमने भैया बोला कि इंडिया जो है, ये जो रेलवे था वो हमारे लिए गिफ्ट नहीं था, बल्कि अब इसका भी क्या था भैया, ये जो रेलवे कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, पहली बात तो इंडिया के लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा, जो इसके कंस्ट्रक्शन में पैसे लगे वो भी इंडिया के पे करे हुए टैक्सेस के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे सारा का सारा पैसा किसका लगा है? इंडियंस का लगा है। और रेवेन्यू किसका हो रहा है यहाँ पर? ब्रिटिशर्स का हो रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पर बोला इंडिया के टैक्स से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बना है रेलवे, वो इनके ही टैक्स से बना है। इंडिया के लोगों ने यहाँ पे काम करा है, और कम चीप मतलब बेसिकली चीप रेवेन्यू में यहाँ पे इन लोगों के लिए काम करा है, वो चीज यहाँ पर करी है। तो जाहिर सी बात है जो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट था, जहां पे उनका पैसों वाला इंटरेस्ट था, उसको ये सर्व कर रहा है, उसमें वो लोग रहे हैं। अपनी नीड्स को भैया उन लोगों ने क्या करा है? दबा दिया है बेसिकली, और उनके नीड्स को सर्व करने के लिए यहाँ पर वो लोग काम करते गए। और यही सेम काम हुआ है हमारे मोबाइल के यानी कि टेलीग्राफ के नेटवर्क के साथ, कि उसमें भी उन लोगों ने अपना फायदा के लिए वो चीज प्रोड्यूस करी थी। और हम लोग ये मानते रहे बहुत टाइम तक कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे टेलीग्राफ लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस करी, ब्रिटिशर्स ने हमारा डेवलपमेंट करा। नहीं, वो डेवलपमेंट, वो रेलवे, वो टेलीग्राफ उन्होंने अपने पर्पस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करा था। कहते इवन जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि शासन करने की जो यहाँ पर कोर्स थी, कॉलोनियलिज्म की, जिस तरीके से उन लोगों ने शासन करा था, ये भी बॉर्न करी गई इंडियन सब्जेक्ट्स के द्वारा। यानी कि जब वो लोग हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो वो चीज भी इंडिया के लोगों में वो चीज ज्यादा हो रही थी कि इंडिया वाले उसको वो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इंडिया के पैसों से वो हो पा रही है, वरना वो भी नहीं हो पाती। हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने वो वाला पॉइंट की जो हमने कहा था ना कि 1760 के बाद ब्रिटेन में हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया था जब उसके दौरान जो भी ये लोग इंडिया से पैसा लेकर गए थे ना अपने यहाँ पर, उसी पैसों से वो पॉसिबल हो पाया था, वरना उस टाइम पर वहां पर नहीं आ पाता ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमने वो वाला पॉइंट पढ़ा था। तो यहाँ पर वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी उनका यहाँ पर पैसा था, सारा का सारा जो भी उनके शासन करने की कोर्स थी, वो सब इंडियंस ने ही बियर करी थी जो उनके अंडर थे। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो अपैरेटस था, जो उनका काम करने के टूल्स, मशीन, जो भी यहाँ कुछ चीजें थी, मिलिट्री में जो वो लोग लेकर आए थे, अपने जो ब्रिटिश के ऑफिशियल बहुत लेविश, बहुत लग्जूरियस जिंदगी यहाँ पर जी रहे थे, वो सब इंडिया
के टैक्सेस की वजह से हो पा रहा था। तो सिंपल सी भाषा में, इन शॉर्ट, इंडिया वालों ने खुद ही अपने आप को सब्जुगेट करने वाला, अपने आप को नीचे करने वाला, अपने आप को उनका सब्जेक्ट बनाने वाला, उनके अंडर रखने के लिए उन्होंने खुद ही खुद को उन लोगों को फंड किया था। मतलब अपने आप को नीचा करने के लिए, ये तो वो वाली बात होगी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी भैया, कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम हमें जो दबाते रहो। ये वाला काम इंडियंस ने उस टाइम पे किया था, बट दे वर नॉट अवेयर, इतना मतलब दे वर नॉट अवेयर्ड, कि उन लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं था कि हाँ क्या चीजें हो रही हैं। अब देखो बात करेंगे, आखिर इतना कुछ अगर चल रहा था तो किन किन लोगों ने, किन किन ने इस चीज को रेसिस्ट करा, उस चीज को रोका था। उसमें आपके पास दो तीन कम्युनिटीज यहाँ पर आएंगी, आपके पास पीजेंट्स आएंगे, आपके पास ट्राइबल्स आएंगे, ये आपके पास कुछ कम्युनिटीज आएंगी। किन लोगों ने उसको रोका था? तो भैया हम बता चुके हैं कि इंडिया जो है उनके लिए बहुत ही एनॉर्मस, बहुत बड़ा सोर्स था वेल्थ का, पैसों का, और नेचुरल, यानी कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, लैंड है, सॉइल है, ये जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, और जो ह्यूमन रिसोर्स था, लेबर थी हमारे पास काम करने वाली, ये जो लोग थे, ये सब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे का सोर्स थे, बहुत बढ़िया थे उनके लिए, बहुत बढ़िया से काम चल रहा था। इसलिए वो ब्रिटिश का जो पूरा का पूरा एम्पायर था, जो उन्होंने अफ्रीका में फैला रखा था, यूरोप में था ही उनका, इंडिया में था, ये पूरा का पूरा जो उनका एम्पायर था, जो जो एरिया उनके कंट्रोल में थे, उसमें से इंडिया को वो कहते थे ज्वेल, कि जो क्राउन होता है ना ब्रिटिश का, जो वो ताज पहनते हैं, उस ताज में बीच में लगा हुआ जो डायमंड होता है ना, वो डायमंड कहा था उन्होंने इंडिया को, कितना बढ़िया इंडिया था। एंड दे एजर्टेड दैट इंडिया वुड फॉर, अच्छा उन्होंने ये बात भी कही थी कि इंडिया हमेशा हमेशा ब्रिटिशर्स के एम्पायर का पार्ट रहेगा। जैसे कि होता है ना कि ऑन विच द सन नेवर सेट्स, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सन जो है वो कभी भी बेसिकली डूबता नहीं है, वो दोबारा से राइज होता है, आता है, इस तरीके से उन्होंने कहा था कि इंडिया भी हमेशा जो है ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ठीक है, चलो। कहते हैं हाउएवर ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, हालांकि ब्रिटिश ने जब हमारे यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया था, हमारे यहाँ पे कब्जा करना शुरू करा था, उसकी शुरुआत से ही उनको रोकने के लिए जो मूवमेंट्स वगैरह थे वो यहाँ पर होने लगे थे, उस चीज को स्टॉप करने के लिए, रिपेल करने के लिए बेसिकली। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर मूवमेंट्स हुए। बट उससे पहले जरा हम एक बार ये देख लेते हैं कि ब्रिटिश को जो इंडियन एम्पायर था, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का एम्पायर था, उसमें दो प्रकार की टेरिटरीज थी। ये आपको यहाँ पर दिखने, देखो एक यहाँ पे रेड और ये पिंक वाली टेरिटरीज है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो पार्ट था रेड और पिंक वाला, ये वो था जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो कि जिसपे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो है वो राज करा करते थे। और जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला सारा, ये वाला वो पार्ट था जो कि हमारी प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जो कि एट द एंड ब्रिटिशर्स की ही उनके ऊपर पावर रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी इनके पास थी, इंडियन प्रिंस इन पे राज करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो है मेन कंट्रोल जो इन पे रहता था। अब जरा हम बात करते हैं कौन कौन से रिबेलियन हुए, कौन कौन से छोटे मोटे रिवोल्ट यहाँ पर हुए थे। सबसे पहला यहाँ पर हम बात करेंगे, काफी ऑर्गेनाइज रूप से हुआ था ये मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं सन्यासी फकीर रिबेलियन। और सन्यासी इज अ वर्ड जो कि जो हिंदू के एसेटिक्स होते हैं, हिंदू के एसेटिक्स यानी कि आपने देखा बाबा वगैरह, ऋषि मुनि वगैरह, तो जो हिंदू के होते हैं उन्हें कहा गया सन्यासी, और जो भाई इस्लाम के होते हैं उन्हें कहा गया फकीर। तो इन दोनों ने मिलकर जो रिबेलियन किया था इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये आपका फर्स्ट रिबेलियन रहेगा। अच्छा, ये बंगाल में हुआ था आपका, और काफी ज्यादा, मतलब जब हमने पढ़ा था ना कि बंगाल में फेमीन थी, भुखमरी आई थी 1770 में, पार्ट 2 में कंप्लीट किया था हमने। बात करी थी साउथ इंडिया के जो मद्रास वाला पार्ट था, आज का तमिलनाडु वाला, वहां पे 1876 में भी किस तरह भुखमरी आई थी, हमने ये सब चीजें ऑलरेडी कवर अप करी हुई है पार्ट नंबर 2 में। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर वो करा था, क्योंकि देखो सन्यासी है बेसिकली, चाहे फकीर है, उनका काम क्या है? घूमना फिरना, बाबा है जैसे घर घर जाना, ट्रेवल करना, ये उनका मेन काम हुआ करता है। वहीं पे जो अपनी श्रद्धा, मतलब जो भी उनका ध्यान करना, उनका मेन काम यहाँ पर यही था। अच्छा, अब ये लोग स्टार्टिंग से ही बेसिकली मैंने बोला कि अपने पूजा पाठ के लिए रास्तों पे आपकी पद यात्रा करना, और उसमें क्या बोलते हैं, अरे वो क्या होता है जब हम किसी मंदिर जाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, तो हमसे वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी यात्रा होती है वो, या देखो मैं इस चीजें भूल जाती हूँ। मतलब ऐसी बहुत बहुत बेसिक सी चीज है ये, कि हम कहते हैं ना कि यात्रा पे गए थे हम, मंदिर की यात्रा को क्या बोलते हैं, मतलब देखो मुझे वर्ड ही नहीं याद आ रहा। ऐसे हंसी आती है मुझे कई बार अपनी ऐसी चीजों पे, क्या बोलते हैं उसको, कि पद पद यात्रा नहीं, जो हम मंदिर जाते हैं किसी, रथ यात्रा, अ, श्रद्धा यात्रा नहीं, अरे कौन सी यात्रा होती है भाई, वो यार कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना मुझे कि वो यात्रा कौन सी होती है जब हम कहीं जाते हैं,
तो होता नहीं कि हम भगवान की यात्रा पे गए तो उस यात्रा का एक वर्ड होता है, उस यात्रा के आगे एक वर्ड, एक कुछ वर्ड लगता है, वो वर्ड क्या होता है कि पद यात्रा नहीं होता कि वो तो पैरों से यात्रा हो गई मतलब, लेकिन एक वर्ड होता है ना कि भाई मंदिर जाते हुए जो हम यात्रा करते हैं बेसिकली, मतलब उसे यहाँ पर मैं कह रही हूँ। अब मैं वर्ड बिल्कुल भूल चुकी हूँ, आप लोगों को याद है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कि जो हम मंदिर जाते हुए या जो इस्लाम के लोग हैं जब वो अपने मस्जिद जाते हैं तो वो जो यात्रा करते हैं, मुझे वो यात्रा नहीं याद आ रही, तो उसको कुछ बोलते हैं बेसिकली, मंदिर यात्रा, रथ यात्रा, पद यात्रा, श्रद्धा यात्रा, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। बस फोन भी नहीं है, फोन में ही वीडियो हो रही है, वरना मैं बताती कि उसे बोलते क्या है, कौन सी यात्रा होती है वो। चलो ठीक है। तो जो भी यहाँ पर हुआ करते थे उन लोगों की आदत थी कि टहलना, आना जाना, उस यात्रा करना बेसिकली, और चैरिटी वगैरह आप लेते हुए जाना, देते हुए जाना। और लेकिन ये जो उनकी मूवमेंट थी ना, इसको रोका गया था ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आप प्लीज ये मत पूछना मैम ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ये कहाँ से आ गई, भैया स्टार्टिंग से हम इसी की बात कर रहे हैं। यही ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था कि हंसी तुम जाओ, डॉक्यूमेंट बेसिकली एक ऑर्डर दिया था कि तुम जाओ और इंडिया में जाकर तुम जो है अब हाँ अपना ट्रेड करो। तभी ये लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते धीरे धीरे करके ये लोग रूलर्स बन गए थे, ये चीज हमने देखी हुई है। और अभी आप आगे देखोगे कि आगे 1858 के टाइम पे ऐसा होगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी पावर ले ली जाएगी और अभी हमारे यहाँ पे ये राज नहीं करेगी, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे यहाँ पे राज करेंगे, जो वहां की क्वीन है। आगे वो पॉइंट अभी आएगा। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने अपनी कुछ नई लैंड की टैक्सेशन की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पे बेसिक सा पॉइंट ये था कि जो मनी लैंडर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं। जब ये लोग इस वाले रास्ते की यहाँ पर, नहीं छोड़ो वो याद ही नहीं आ रहा मुझे, वो यात्रा वर्ड आ रहा है लेकिन मगर दिमाग में आ रहा है, वो जुबान पे नहीं आ रहा मेरी, कौन सी यात्रा होती है वो, देखो अभी अभी भी दिमाग में मेरे था वो यात्रा, कौन सी यात्रा है भाई, हम किसी यात्रा पे जाते हैं, तुम क्या बोलते हैं, भगवान जी की उस यात्रा पे गए थे, वैष्णो देवी की यात्रा, नहीं आ रहा भाई याद, एक सेकंड रुकोगे, चलो यार छोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो। आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बता देना कि वो कौन सी यात्रा होती है, भाई हद हो गई। चलो, कहते हैं यहाँ पर कि जब तो इन लोगों ने क्या किया, जो जहां से भी ये लोग गुजर रहे होते थे, नहीं आ रहा याद, मेरे को बार बार दिमाग में स्विच हो रहा है लेकिन नहीं आ रहा, मेरी जुबान पे नहीं आ पा रहा वो वर्ड। अच्छा, अब कहते हैं कि जब भी यहाँ पर वो लोग जिस भी यहाँ से वो जिस रास्ते से गुजरते थे ना अपना ट्रेवल करने के लिए, बेसिकली यात्रा पे जाते थे, उनके बीच में जो लैंड वगैरह पड़ रहे हैं उनको कहा गया कि ये लैंड से अब तुम लोग नहीं गुजर सकते हो, क्योंकि ये जो लैंड है वो उस मनी लैंडर का है, उस लैंडलॉर्ड का है। तो बेसिकली उनके मूवमेंट को जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा गया था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत नाराज हुए थे, बहुत गुस्सा हुए थे, इन लोगों ने अटैक भी करा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि बाद में फिर कुछ सालों में जो है क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ था कि तीन दशकों में धीरे धीरे करके उन लोगों ने ब्रिटिश की ट्रेजरीज पे, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं उन सब पे अटैक भी करा, लेकिन कुछ खास फायदा हो नहीं पाया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें बंदित कह दिया, रोक दिया उन चीजों को, उनको एग्जीक्यूट कर दिया, उनको मार दिया और उनको हरा दिया। तो बेसिकली तो यहाँ पर जो उनका रिबेलियन था वो स्टॉप हो गया था। लेकिन हाँ, बाद में उनके इस रिबेलियन ने और लोगों को यहाँ पे इंस्पायर किया था। इवन यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने, जो कि बंगाली के राइटर थे, जिन्होंने हमको पता है कि हमारा वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है उसको बनाया था। उन्होंने अपनी आनंद मठ नाम की एक नॉवल थी, क्या नाम था, आनंद मठ नाम की एक नॉवल थी, जहां पे इसका जिक्र भी किया था, उसी में उन्होंने इस वंदे मातरम सॉन्ग को डाला था, जो कि हमारा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के टाइम पे हमारा नेशनल सॉन्ग ये, और बाद में जो है बन गया था। उस टाइम पे हम इसको गाते थे सेंचुरी में, और आजाद होने के बाद हमारा नेशनल सॉन्ग यही बन गया वंदे मातरम। हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमारा पता है जनगण मन है, नेशनल एम्बलम हमारा लॉयन का एम्बलम है, वो हमको पता है, और ऐसे नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है। इसको बनाया किसने था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जो कि इनके इसके सन्यासी फकीरों से काफी इंस्पायर हुए थे। उसके बारे में उन्होंने लिखा भी था अपनी नॉवल में, जिसका नाम था आनंद मठ। अच्छा, आप देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइबल अपराइजिंग। क्या नाम है, ट्राइबल अपराइजिंग। मैं खुद अगर मुझे यहाँ पे याद आएगा ना तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर दूंगी कि हाँ जी वो क्या वर्ड था यात्रा का, मैं जरूर पिन करूंगी, मैं इसके बाद ही सर्च करूंगी। अब देखो बात करते हैं ट्राइबल्स ने किस तरह से उन लोगों को रोका था। ट्राइबल्स का यहाँ पे क्या था, और ट्राइबल्स आपके सिंपली होते हैं वो आदिवासी लोग, वही होते हैं ट्राइबल्स, जो कि आज के टाइम पे जो एसटी ग्रुप है ना हमारा, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर थे हमारे ट्राइबल्स। अच्छा, ये जो ट्राइबल है, पहले इसके बारे में, इनके बारे में एक चीज जानो, हमने पहले पढ़ा हुआ है वो चीज कि इन ट्राइबल्स का मेन यहाँ पर था कि ये लोग
उस फॉरेस्ट में रहेंगे और फॉरेस्ट को ये लोग बचाएंगे। अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियल कोई प्राइवेट कंपनी अगर उनको काटने आ रही है तो वो लोग उस फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे। ये उनका यहाँ पर, क्योंकि वो लोग उस फॉरेस्ट को पूजते हैं, उस फॉरेस्ट को मानते हैं, उनसे उनका घर चलता है, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, कि वो लोग उसको पूजते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर जो भी लेकिन वहां से जो प्रोडक्शन मिलता है इनको, वहाँ पे फल लग रहे हैं, वहां पे जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं, फूल पत्तियां, फूल मतलब बेसिकली पत्तियां, फल, जो भी यहाँ चीजें उनको मिल रही है, टिम्बर मिल रहा है उनको, पेड़ वगैरह, तो वो सब जो उनका इस्तेमाल भी करा करते थे, खासकर फल वगैरह का। तो इसलिए वो लोग उनको काफी पूछते थे पेड़ों को। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने इसको रोका। उन्होंने इनके जो ये फॉरेस्ट के अधिकार थे वो उन्होंने इनसे छीन लिए थे। इस वजह से वो लोग यहाँ पर रिवोल्ट करना चाहते थे। अब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि उनका इस ट्रेडिशनल वे को उन्होंने रोक दिया था, जो उनके पास अधिकार थे, और ब्रिटिशर्स ने इनको कहा था प्रिमिटिव, कि बहुत पिछड़े लोग हैं, ये बहुत पिछड़े काम ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और उनका जो फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट का प्रोड्यूस तक जो उनका पहुंच थी, उस चीज को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया। इवन यहाँ पर ये कहा कि जो ट्राइबल का लैंड है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बना दिया था। कैश में इन लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे, इन लोगों को डेट ट्रैप में डाल दिया, कर्जा लेना कर्जा देना उन सब में यहाँ पर कर दिया था। और जो उनकी ट्राइबल की काउंसिल, जैसे हमारी ऊपर थी विलेज की काउंसिल, ऐसे इन आदिवासियों की यहाँ पर हुआ करती थी ट्राइबल काउंसिल। इस सबको यहाँ पर लीगल सिस्टम में यहाँ पर भी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको यहाँ पर बदल दिया था। और जो यहाँ पर लोग थे उन लोगों का रिलीजन चेंज कराकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर रहा। तो उन्हें ये सब काम यहाँ पे करे थे ट्राइबल लोगों के साथ। कहते हैं इसके अलावा कॉलोनियल लॉ यहाँ पर हुआ करता था, जो कि कॉलोनियल लॉ है, उसने क्या किया, कैटेगराइज करा बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को एज क्रिमिनल ट्राइब्स, और उनको बहुत टाइम तक हैरेस करा। मतलब बेसिकली अगर उनको ये लगा कि हाँ जी ये जो कम्युनिटी है कुछ ऐसा काम यहाँ पे कर रही है जिससे हमारा बहुत डिमेरिट हो रहा है, हमारा बहुत लॉस हो रहा है, और अब हमें इसको हटाना है, लेकिन वो नहीं हट पा रही है, तो उन्होंने उस कैटेगरी को, उस ट्राइबल कैटेगरी को उन्होंने क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया। और फिर बहुत टाइम तक, कई कई दशकों तक, कई दसियों सालों तक इन लोगों के साथ टॉर्चर करा, बहुत गलत व्यवहार इन लोगों के साथ किया। तो बेसिक से भाषा में उन्होंने इस तरह से यहाँ पर किया था। अब इसका यहाँ पर इनका रिटेलिएशन क्या रहा, इन्होंने किस तरह इसका बदला लिया, क्या चीजें यहाँ पर करी, उसको जरा हम लोग देखते हैं। कहते हैं ये चीज यहाँ पर हो रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर रिबेलियन यहाँ पर कई सारे हुए। सबसे जो फर्स्ट हुआ था यहाँ पर वो था कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग जो कि 1831 से 32 के बीच में यहाँ पर हुई थी, छोटा नागपुर में हुई थी, जो कि आज का झारखंड वाला पार्ट है। जो है ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था कुछ लैंड की पॉलिसीज को, जो कि बाहर के जो लोग हैं, पता है ट्राइबल के एरिया अलग हुआ करते थे। आज भी आप देखोगे ना, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, एक सेकेंड रुकना जरा, आज भी अगर आप देखोगे तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, आपको दिखाऊं अगर मैं, एक सेकेंड रुकना, ये देखो, ये जो आपका पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये वाला, इस वाले पार्ट में असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सब एरियाज में आज भी हम लोगों का फुल एक्सेस नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोगों को वहां पे जाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां जाना या वहां जाके रहना ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको यहाँ जाना है ना, मेघालय जाना है, नागालैंड जाना है, मणिपुर जाना है, मिजोरम, त्रिपुरा, आप यहाँ पे बिना परमिशन के बच्चा नहीं जा सकते हो, वहां पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके आज भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम के साथ, जो वो बाकी का बचा हुआ इंडिया है उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। उनके अपने अलग कल्चर है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, इसलिए वहां पे आज भी अलाउड नहीं है। और आज भी वो लोग फॉरेस्ट को पूजते हैं, मानते हैं, उसी से जो सामान होता है उसको लेते हैं और अपना खर्चा जो है अपना जीवन भूमि जो बेसिकली वो लोग चलाते हैं। तो आज भी जो हम लोगों को मना है उस चीज को करने के लिए। तो अब उस टाइम पे क्या करा ब्रिटिशर्स ने, और जो आउटसाइडर्स है, जो बाहर के लोग हैं, उसने उनको फेवर करा और वहां पे उनका लैंड दिलवा दिया, उन लोगों को यहाँ पे लैंड दे दिया, टैक्सेस देने के लिए कहा, वो चीजें यहाँ पे इन लोगों ने करी थी। अच्छा, कहते हैं जो कोल ट्राइब्स थे, जिसमें मुंडास भी आते हैं, ओरांस भी आते हैं, ये सब यहाँ पर थे, और उनका यहाँ पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने कंट्रोल यहाँ पे करना शुरू किया था। लेकिन जिस चीज को ब्रिटिश की फोर्सेस ने बिल्कुल हटा दिया, डिफीट कर दिया, बंद कर दिया, तो बेसिकली उनका रिबेलियन जो है काफी अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद कोल अपराइजिंग के बाद हमारे पास आती है संथल ट्राइब। तो संथल का भी यहाँ पर यही था, उन्होंने भी 1855-56 में जो है उन्होंने भी रिबेलियन किया था। और संथल जो है ये आज का झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वहां पर है। ये दो भाइयों ने किया था, ये सिद्धू और कानू मरमू ने वहां पे शुरुआत करी थी। और ये भी जो था मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था, क्योंकि इन लोगों को भी यहाँ पे लैंड दे दिया गया था। वो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि उनका एंसेस्ट्रल लैंड है, ब्रिटिश के सपोर्ट से वो
वो उनसे छीन रहे थे। यानी कि जो ट्राइबल्स का इतने उनके पूर्वजों की जो भूमि है ना, जो लैंड है उनका, लैंडलॉर्ड्स आके, मनी लेंडर्स आके ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से उनका वो लैंड उनसे छीन रहे थे। तो यहाँ पर जो पीस, जो ट्राइबल की अपराइजिंग हुई है वो मेनली यहाँ पर लैंड की वजह से हुई है कि लैंड पे, फॉरेस्ट पे जो उनका कंट्रोल था वो आपने उनसे छीन लिया ब्रिटिशर्स ने, वो यहाँ पर उसके उन्होंने करा था। संथल्स ने यहाँ पर ये कहा था कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट उन लोगों ने डिक्लेयर करा था और ये कहा था कि जब तक हमारे खून की आखिरी बूंद तक हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, हम कहते हैं आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा था कि खून की आखिरी बूंद तक हम जो है यहाँ इन लोगों से लड़ेंगे। और संथल्स ने अपनी खुद के लोगों को ही अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर भी करा था। ब्रिटिश ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा, बहुत मारा धाड़ा, काफी लॉसेज हुए इनिशियली यहाँ पर कुछ टाइम बाद, और उन्हें बहुत सारे विलेजेस को आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं। संथल का रिबेल्स यहाँ पे दिखा रखा है और गन विल्डिंग सिपाहीज है यहाँ पर कि लोगों के पास यहाँ पे यहाँ पे देखो सिपाहीज, यहाँ पर जो सिपाही वगैरह होते हैं, सिपाही का यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड है यहाँ पे सिपॉय, तो वो यहाँ पर सिपॉय वगैरह यहाँ पर देखो लड़ रहे हैं यहाँ पे संथल के यहाँ पर लोग, कितने लोगों को मार दिया है इन लोग सब लोगों ने, इनके हाथ में गन वगैरह है, तो वो लोग अपना लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, इनसे बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर मार दिया गया था। और बाद में हालांकि यहाँ पर यह था कि संथल का जो रिबेलियन था इसने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को जो है काफी, इन्होंने, मैं कहूंगी आपका बेसिकली मतलब इंस्पायर भी किया था बाद में, ठीक है, कॉलोनियल रूल को रेसिस्ट करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए। यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट अगर बात करूं मैं पीजेंट की अपराइजिंग की, वैसे लैपटॉप फुल चार्ज हटाइए तो गिर गया, सॉरी। देखो अगर बात करूं पीजेंट की अपराइजिंग की, यहाँ पे पीजेंट का यहाँ पर क्या रहा, जो आपके फार्मर्स वगैरह थे उन्होंने किस तरीके से इस इकोनॉमिक के एक्सप्लॉइटेशन को उन्होंने रोका था, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने रिबेलियन करा। कहते हैं इवन विदाउट फेमिन, जब यहाँ पे भुखमरी नहीं भी छा रखी थी तब भी यहाँ पर पीजेंट्स को बहुत ज्यादा ही लॉस होता था। अब वो लॉस जो है क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश का जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था कि उनका बहुत ज्यादा, अगर उनकी इनकम 100 रुपए हो रही है तो उनसे जो है 500 रुपए का टैक्स कलेक्ट करना, ये इनका रेवेन्यू सिस्टम था। इस वजह से पीजेंट्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा था और इवन वो अपना लैंड खो दे रहे थे क्योंकि वो उसको बेच देते थे मनी लेंडर्स को, नए लैंडलॉर्ड्स वगैरह को, क्योंकि उनके पास इतना काम, इतना पैसा जो है वो हुआ ही नहीं करता था। अब यहाँ पर मेन आएगा आपका इंडिगो रिवोल्ट। पहले यहाँ पर इंडिगो क्या है जरा उसका मतलब एक बार समझना। इंडिगो यानी कि नील की खेती, जो आपका नील होता है, आपने देखा मम्मी जब कपड़े धोती हैं तो एक व्हाइट कपड़े को साफ करने के लिए नील का इस्तेमाल करती है, जो आज के टाइम पे उजाला के नाम से वो आता है, उसका इस्तेमाल। अब वो जो नील था ना वो इंडिया में बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता था, इसलिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो इंडिया में उस नील को प्रोड्यूस कराया करते थे, क्योंकि वो जो उस नील का डार्क कलर आएगा ना, वो डाई वाला कलर, वो इंडिया के पास जो क्लाइमेट था हमारा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये सब चीजें क्या होती है आपको बहुत थोड़ा सा हायर क्लास की चीज है, शायद से आपके सिलेबस का पार्ट ना हो वो, तो वहां पे ज्यादा जोर नहीं दूंगी वरना फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे जरूर कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ तो मुझे कम एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना चाहिए, चाहे वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो। तो आप लोग ये वाली बात मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज, अगर अभी तक भी नहीं बताया है तो वीडियो पॉज करके मुझे, अगर आप लोग एक्चुअल में मेरे से पढ़ते हो, आपको एक्चुअल मेरे समझ में आता है, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही समझाती रहूं, तो आप लोग प्लीज मुझे एक बार जरा वीडियो को स्टॉप करके कमेंट करने का टाइम तो बच्चा आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स आपको बस लगेंगे। अच्छा, अब ये लोग क्या करते थे कि हम इंडियन से, जो हमारे फार्मर्स थे बेसिकली, उन लोगों से नील की खेती कराने के लिए हम लोगों को फोर्स करते थे। फोर्स तो करना पड़ रहा है, खेती तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी लैंड पर एक बार अगर नील की खेती कर दी तो वो नील की खेती बच्चा इतनी डिजास्टरस है कि वो उस लैंड को एक बार में, दो बार में इनफर्टाइल कर सकती है, उसकी पूरी की पूरी जो उपजाऊता है उसको खत्म कर सकती है। इसलिए जो हमारे यहाँ के फार्मर्स थे वो मना करते थे इसकी खेती करने से, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार अपने लैंड पर इंडिगो प्लांटेशन कर दिया तो वो दोबारा कोई और क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो लैंड बिल्कुल इनफर्टाइल हो चुका है। ये चीज यहाँ पर इन लोगों का मेन मोटिव था, मेन मना करने का इनका रीजन यहाँ पर ये था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर बहुत इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। जो यूरोपियन के जो प्लांटर्स थे, मतलब बेसिकली जो प्लांट कराते थे, जो लगवाते थे, जो उनको, वो लोग पीजेंट्स को बहुत फोर्स करते थे बंगाल के नदन पार्ट्स में कि भैया वो फूड क्रॉप्स को छोड़ के, जहां से उनकी कमाई हो रही है, या कैश क्रॉप्स हैं, कुछ भी आपकी क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसी क्रॉप्स जो कि जहां से आपको खाना मिल रहा है, पल्सेस, व्हीट, राइस, ये सब आपको जो खा रहे हो आप, उन सबको छोड़ो और आप यहाँ पे इंडिगो प्लांट यहाँ पर लगाओ, आप उसकी यहाँ पर खेती करो, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है इंडिगो की डाई की यूरोप में।
इसलिए यहाँ पर जो प्लांटर्स वो ये काम करते थे। कहते हैं फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स एवरीवन अर्नड ह्यूज प्रॉफिट। अब अगर इस जो प्लांटर है वो पीजेंट से प्रोड्यूस करवा रहा है और फिर जो प्लांटर है वो ट्रेडर को दे रहा है, जो मर्चेंट्स वगैरह हैं जो ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यहां से इंग्लैंड भिजवा रहे हैं, उन लोगों को सबको बहुत फायदा हुआ था इस वाले प्रोसेस में। बस एक पीजेंट था बेचारा जिसको कोई फायदा नहीं हुआ था, वो उसका लैंड खराब ही हुआ था, तो उसको बहुत लॉस हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा बेकार था, जो कि इवन हम कहते हैं डेट स्लेवरी में, गुलाम वाली स्लेवरी में वो बनता चला गया था। डेट ट्रैप में नहीं, गुलाम वाली स्लेवरी में वो बनता हुआ चला गया था। अच्छा, जब उन लोगों ने मना करा कि भाई वो इंडिगो प्लांटेशन नहीं करेंगे, तो उनको जो है जेल में डाल दिया गया, उनके साथ टॉर्चर करा गया, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अपना हथियार लिया गया, कॉन्क्वेर कर लिया गया। जो उनका प्राइसिंग था वो खासकर था प्लांटर्स के लिए, क्योंकि वो प्लांटर्स ही हुआ करते थे यूरोप के, जो कि उनको फोर्स करते थे उसको लगाने के लिए, इंडिगो की प्लांटेशन करने के लिए। हालांकि इन लोगों ने रिटेलिएट भी करा, मैं कहूंगी बदला भी लिया। इन्होंने ऐसे कुछ मिशनरीज, बेसिकली मर्सनरीज हायर करे थे ताकि पीजेंट्स को वो लोग अटैक कर सके। मतलब प्लांटर्स, जब वो पीजेंट्स मना कर रहे थे ना कि जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो इन लोगों ने ऐसे लोगों को हायर करा, कुछ ऑफिशियल्स को हायर करा जो कि इन लोगों पे अटैक करे थे, पीजेंट्स पे अटैक करे बेसिकली। और जो इनका एक कॉज था, इसको सपोर्ट करा था बंगालीज ने, बंगाली प्रेस ने। और लेकिन वाली बात है, कोई भी सपोर्ट कर लो, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग बार बार तुमको अब्यूज करके, तुम पे अपनी फोर्स करके, सप्रेस करके, उन्होंने बार बार इन सब रिबेलियंस को जो है बंद करते चले गए थे, उनको रिड्यूस करते गए थे। अच्छा, मैंने बोला भैया इंडिगो क्या होता है, बहुत नेचुरल डीप ब्लू पिगमेंट है जो कि हम डाई में इस्तेमाल करते हैं इसका। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं देयर आर सेवरल मोर नोटेबल एग्जांपल ऑफ अपराइजिंग अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। अब देखो ऐसी बहुत सारी अपराइजिंग है, सबके बारे में जिक्र करना यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ हमें कुछ कुछ यहाँ पे बहुत मेन चीजों के बारे में बता दिया गया था, जो कि हम कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके इससे जो है एक सीड यहाँ पर प्लांट हुआ था कि हाँ जी हम किसी भी फॉरेन के चीजों को हम नहीं मानेंगे, हम उनसे सप्रेस नहीं होंगे, इस चीज का बीज यहाँ पर प्लांट हो गया। आप देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857। मतलब यहाँ पर ये हुआ था ग्रेट, बहुत बड़ा यहाँ पर रिबेलियन हुआ था 1857 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीजें हुई। कहते हैं ब्रिटिश ने जैसे कहा था, मतलब अब क्या हुआ था बेसिकली कि 1857 में ऐसी चीज हुई थी कि कैसे बताऊं, जैसे मान लो ऐसा टाइम आया जब हम लोगों ने, इंडियंस ने उनपे उनके साथ कोऑपरेट करना बिल्कुल बंद कर दिया, उनकी बात सुननी बंद कर दी, और बहुत बड़े रूप में रिबेलियन हुआ था। इसे हम बोलते हैं मेरठ का रिबेलियन, 1857 का रिवोल्ट भी जैसे हम बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ जरा इसको पढ़ते हैं। कहते हैं ब्रिटिश ने इसे कहा था सिपाही की म्यूटिनी, जहां पर बहुत सारे जो इंडियन के सोल्जर्स थे वो मारे गए थे, उसे यहाँ पर ये कहा गया। अब इसे क्यों कहा गया, क्या मतलब है इसका। कहते हैं सिपाहीज का मतलब वही वाली चीज है जहां पे इंडियन के सोल्जर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में लगे हुए हैं, ब्रिटिशर्स की आर्मी में है। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स वो हुआ करते थे काफी ज्यादा, उनमें से उसकी यहाँ पर बात करी गई। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हिस्टोरियंस ने इस टर्म को रिजेक्ट कर दिया था, सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था कुछ और यहाँ पे नाम वगैरह दिए गए थे, क्योंकि इसमें और भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी के नाम को कई लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया। ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए कतई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा हम आगे के पॉइंट पे आते हैं। आपको ये दिख रहा है, दिस वॉज द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 का, बहुत ज्यादा बड़ा रिवोल्ट था। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था ये। इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा रिवोल्ट भी हुआ था, विच वॉज कॉल्ड वेल्लोर म्यूटिनी। क्या बोलते हैं इसको, वेल्लोर म्यूटिनी, ये भी यहाँ पर था। कहते हैं इससे पहले यहाँ पर कुछ हमें साइंस दिखने लग गए थे कि लोगों के बीच में, जो सिपाही हैं उनके बीच में यहाँ पर काफी डिसकॉन्टेंट आ रहा है, कि वो काफी ना किसी चीज को लेकर निराश है, मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो उनके बीच में थोड़ा सा पहले से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे हमने कहा वेल्लोर म्यूटिनी, इसमें क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे यूनिफॉर्म की रेगुलेशंस। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, बेसिकली इट वाज इन 1806 में ऐसा हुआ था कि 1806 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये कहा कि जो तुम लोग यूनिफॉर्म पहनते हो ना, ऑफिशियल्स वगैरह, तुम लोग अपनी यूनिफॉर्म में जो तुम्हारे सर पे तुम लोग हैट कैप लगाते हो, बेसिकली जो भी तुम्हारा रिलीजन का सिंबल होता है उसके ऊपर, किसी हिंदू है तो उसका अलग सिंबल है, इस्लाम है तो उनका अलग सिंबल है, ये वाले सिंबल की तुम लोग कैप पहनना बंद कर दोगे, तुम ये चीज यहाँ पर नहीं करोगे। और दूसरी बात, तुम्हारी जो दाढ़ी है, तुम लोगों की बियर्ड है ना, तुमको इसको शेव करना पड़ेगा टू लुक यूरोपियन। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। तो पहली बात, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया। बस इंडिया वालों के रिलीजन पे मत जाओ, ये उन्होंने इस वाले चीज से सीख लिया था।
सच्ची बता रही हूँ। 1857 का और 1806 का जो रिवोल्ट हुआ ना, इन्होंने इससे सीख लिया कि अगर हम इंडिया वालों के रिलीजन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। रिलीजन के अलावा कुछ भी कर लो इन बेवकूफों, कुछ भी समझ में नहीं आना का, ऐसा उनकी टर्म्स थी। उन्हें कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम इनके रिलीजन पे जाएंगे ना, तो ये लोग बहुत गंदा ऑफेंड हो जाएंगे। ये उनको समझ में आ गया था, और इसलिए उन्होंने 1857 के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे हमारे रिलीजन पे बात आ जाए। देखो पहला काम इन्होंने 1806 में जब ये करा कि उन्होंने कहा कि तुम रिलीजियस मार्क जो पहनते हो अपने सर पे या अपने फॉरहेड पे लगाते हो, कुछ सपोज यहाँ पे तुमने टीका लगा रखा है, यहाँ पे तुमने कैप पहन रखी है अपनी, तो ये जो काम करते हो ना, देखो फॉरहेड है तो यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे सपोज इस्लाम वाला पर्सन है तो वो यहाँ पर अलग चीजें यहाँ पर करेगा अपने फॉरहेड पे, हिंदू है कोई तो वो टीका लगाएगा अपने फॉरहेड पे, तो ये काम तुमको भैया नहीं करने हैं। जो तुम मुस्लिम अपने सर पे कैप पहनते हो ना अपनी इस्लाम वाले, वो तुम कैप नहीं पहनोगे। और वो काम जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन वगैरह वो उन्होंने लेकर आए। वो लोग भैया लोग बाग से बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने सीज कर दिया उस चीज को। तमिलनाडु के जो फोर्ट था, मतलब तमिलनाडु में जो फोर्ट था वेल्लोर फोर्ट, उसको वहां जाके सीज कर दिया। बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को मार दिया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के पास पावर थी तो उन्होंने बहुत सारे जो सिपाही सिपाही थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया और रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। यहाँ पर ये काम करा। अब दूसरा उन लोगों ने फिर करा, यहाँ पे कहते हैं, अब जो बहुत सारे सिपाही थे ना, हालांकि वो सब एग्रीकल्चर की फैमिली से हुआ करते थे। आप लोग ये बात याद रखना कि सिपाही हैं वो कहाँ के, एग्रीकल्चर की फैमिली से हुआ करते थे। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि उन लोगों ने जो एग्रीकल्चर में ही बहुत से लोग लगे हुए हैं उन सबको हटा के सिपाही में वो लोग लेकर आए थे, तो वो यहाँ पर चीज थी। which had been suffering great hardship, जो कि ऑलरेडी बात है। और मैंने बताया कि अगर वो एग्रीकल्चर की फैमिलीज सर हैं, फैमिलीज हैं, तो उन लोगों को वैसे ही रेवेन्यू के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बहुत हाई रेवेन्यूज के चक्कर में वो लोग वैसे ही नाराज रहते हैं। बहुत सालों की फ्रस्ट्रेशन है कि बहुत गलत काम कर रहे हैं ये लोग, रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, फिर हमारे रिलीजन पे जा रहे हैं। अब ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर वो चीज है। उस टाइम पे यहाँ पे 1857 में रिवोल्ट फैल गई, रिमर फैल गया था, अफवाह फैल गई थी। अफवाह नहीं थी, मतलब सच बात थी वो, लेकिन वो फैल गई थी। क्या फैली थी कि जो राइफल के कार्ट्रेज है ना, वो ग्रीस हो रखे हैं काओ और पिग के फैट्स। अब आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको चीज दिख रही है कि जब भी उस टाइम पे क्या था कि राइफल जब चलाओगे ना, राइफल चलाने के लिए जब आप उसको लोड करोगे तो आपको मुंह से कुछ एक कार्ट्रिज आपको फाड़ना पड़ता है, आप उसके बाद उसको लोड करोगे। इस टाइप से था। ये अफवाह फैली कि बात जो है पता चली कि जब हम उसको मुंह से फाड़ रहे हैं ना, तो जो उसकी ग्रीस बना रखी है, उसकी जो पैकेजिंग है काइंड ऑफ, वो बना रखी है गाय की और सुअर की चर्बी से। जो कार्ट्रिज की जो पैकेजिंग है बेसिकली उसको बना रखा है, उसके ऊपर कोटिंग कर रखी है इन लोगों ने, गाय की और सुअर की चर्बी से बनी हुई है वो। और भाई इस बात से लोग बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि गाय की चर्बी को मुंह में अगर हम लोग रख रहे हैं तो गाय हिंदुओं के लिए बहुत सेक्रेड है, और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए सेक्रेड है, उसको मतलब पूजा वगैरह कुछ उनके यहाँ वो चीज रहती है। भाई वो लोग बहुत नाराज हो गए, दोनों के दोनों हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे ऑफेंड हो गए कि तुम लोग दोबारा रिलीजन पे आ गए हमारे, तो तुम लोग गए। अब यहाँ पर भैया इन लोगों ने बहुत बढ़िया करा कि सारे के सारे जो मतलब बेसिकली तुम इन दोनों के यहाँ पर रिलीजन पे यहाँ पर आ चुके हो, हम लोग तो बहुत सेक्रेट मानते हैं, बहुत पूछते हैं इनको, तुमने इसी को मुंह में रखा के इसी को छिलवा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो भाई, नहीं करने की चीज। भाई लोग बहुत गुस्सा होते हैं। आपने मंगल पांडे के बारे में सुना है, हमारे फ्रीडम फाइटर, उन जो कि वो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में थे, भाई वो वहां जाके ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स पे एकदम से अटैक कर देते हैं। बाद में वो लोग मंगल पांडे को मार देते हैं, और जब मंगल पांडे मर जाते हैं तो लोग बाग और गुस्से में आ जाते हैं, जो सिपाही वगैरह है वो और गुस्से में आ गए, और मेरठ में आके, मेरठ जो कि यूपी का पार्ट है, बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को आके मारते हैं। और फिर ये लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ जाते हैं। दिल्ली की तरफ जाके वहां पे उनको दिखता है अपना मुगल एम्पर, जिसके पास हालांकि कोई पावर नहीं है, बिल्कुल पावरलेस इंसान है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तब भी जो मुगल का ये लास्ट एम्पर रहा आपका बहादुर शाह जफर, उसको जो है ये लोग अपना लीडर घोषित कर देते हैं कि भैया दिल्ली का बहुत छोटा एरिया है जो कि इस एल्डर पावरलेस पॉलिटिकल लीडर के हाथ, पॉलिटिकल पर्सन के हाथ में था। अब इन्होंने क्या करा, मेरठ से जब ये लोग दिल्ली आए तो इन्होंने कहा कि तुम जो है हमारे लीडर बनोगे, तुमको बनना पड़ेगा, हमारे लिए लड़ोगे। ये काम जो इन लोगों ने यहाँ पर आके कहा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिलिट्री का डिसीजन यहाँ पे रहा, उस चीज को यहाँ पे कमांडर्स ने बहुत वो करा उस चीज को। प्लस यहाँ पे कहा गया कि रिवोल्ट क्विकली, बहुत जो बहुत जल्दी ये रिवोल्ट अलग अलग पार्ट्स में, नदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, बहुत जगहों पर यहाँ पर फैल गया था, जिसमें सिपाही ने, जो सिपाही वगैरह थे, उन्होंने कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन सब बहुत सारी सिटीज को जो है कैप्चर भी कर लिया था। कानपुर में तो ये कहा गया कि जो रिबेल फोर्सेस थी नाना साहिब के अंडर आकर, उन लोगों ने पता है क्या किया था, स्टार्टिंग में उन लोगों ने कहा कि अच्छा मतलब
जो लोग आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, कि ठीक है हम तुमको यहाँ से हम लोग तुमको गुजरने देंगे, सेफ पासेज हम तुमको देंगे। यहाँ पर नाना साहेब की जो लीडरशिप में लोग थे यहाँ पर, उन्होंने ये बात कही। लेकिन जब वो लोग ब्रिटिशर्स वहां पे गुजरे, भाई पूरे के पूरे टीम ने, सब लोगों ने, इंडिया वालों ने उन सब पे अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे, 200 मैन वुमेन सब बच्चों को जो है बहुत लोगों को मार दिया गया। हालांकि इस चीज पे आज भी डिबेट करी जाती है कि जब पहले अलाउ कर दिया था कि हाँ जी हम तुम लोगों को यहाँ से गुजरने देंगे, तो बाद में अटैक क्यों करा। तो इस पे अलग अलग चीजें, कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये बात खुद नाना साहिब ने अपने मुंह से नहीं बोली थी, या कई बार कहते हैं कि ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले बुलाएंगे और फिर मारेंगे। तो अलग अलग चीजें इसके ऊपर है। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक रूप से आया और बहुत ज्यादा ब्रूटल रहा। हमने अभी तक इस चैप्टर में यही देखा है कि जब भी यहाँ पर हम लोगों ने अटैक करा ब्रिटिशर्स को, उन लोगों को मारा है, कुछ भी करा, तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ज्यादा ही ब्रूटल रहा। मार के बदले उन्होंने डबल बार मारा, 3 बार मारा हमें। इसलिए यहाँ पर जब गांधी जी यहाँ पर आएंगे इंडिया में, आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे उस चीज को, गांधी जी ने यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर कहा कि भैया, अच्छा इस टाइम पर लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि लोगों को उत्साह था, लोगों को दिख रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, हमें इन ब्रिटिशर्स की वजह से दिक्कत होने शुरू हो गई है। लेकिन उन लोगों को गाइड करने के लिए बहुत एक अच्छा लीडर यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे। उसका लीडर का काम किया यहाँ पे गांधी जी ने। जब हमारे यहाँ पे वो आ गए थे, बेसिकली ही केम इन अराउंड 1917 में इंडिया में आए थे गांधी जी। 1916, हाँ 1916 में, 15 में इंडिया में आ गए थे ये, और 1917 के बाद इन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। तो वो था यहाँ पर लीडर। इन्होंने यहाँ पर ये चीज कही थी गांधी जी ने कि तुम भैया मारो मत। इसलिए इनका था कि तुम नॉन वायलेंस यहाँ पर काम करो, वायलेंस मत करो, क्योंकि अगर तुम एक मारोगे 4 मारेंगे। इनके पास तुमसे ज्यादा ऑफिशियल है, तुमसे ज्यादा हथियार है, बहुत मारेंगे। तुम हाथ से काम मत करो, तुम बस वायलेंस मत करो। तो उसको आगे पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे। तो कहते हैं फिर ब्रिटिशर्स ने दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लिया 1857 में ही, उसी साल। तो बहादुर शाह के होने का वहां पे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने घर घर जाके लोगों को मारा था, बहुत चीजें यहाँ पर हुई। कानपुर में उन लोगों ने मास एग्जीक्यूशन करा कि सब लोगों को खड़ा करके एक साथ जो है बस मारते गए। लोगों में डर फैलाने के लिए उन्होंने एक काम किया था। बहुत जो लंबा ये कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन में इन्होंने उन लोगों की क्रॉप्स को, जो विलेजर्स हैं, पीजेंट्स, उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत लोगों को यहाँ पर मारा था। मतलब बहुत कुछ यहाँ पे उन लोगों ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया था उस चीज का। कहते हैं कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जो ग्रेट रिबेलियन था हमारे ये वाला, ये काफी ये फेल हुआ था, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई यूनिफाइड कमांड नहीं थी, एक लीडर यहाँ पे नहीं था। मतलब कहते हैं बहुत सारे यहाँ पे लोग बाग थे लड़ाई करने के लिए, लेकिन एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी का होना, एक यूनिफाइड कमांड होना, जहां पर एक इंसान है उसके सब बात मान रहे हैं, सब वो चीज कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। लीडर्स यहाँ पर बहुत सारे थे उस टाइम पर, मंगल पांडे जैसे यहाँ पे लोग थे हमारे पास, बहुत कुछ थे, लेकिन एक यूनिफाइड कमांड यहाँ पे, एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारे पास बिल्डअप नहीं थी। इस वजह से हम लोग उस टाइम पे ना तो आजाद हो पाए, ना ही उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे सप्रेस कर पाए। अच्छा, कहते हैं अपराइजिंग जो है, मैं बार बार यहाँ पे एक्चुअली इसलिए देख रही हूँ कि यहाँ पे ना एक चूहा घूम रहा है, ठीक है। कहते हैं द अपराइजिंग फेल्ड बट इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट। अब देखो अपराइजिंग तो यहाँ पर भैया फेल हो गई, लेकिन तब भी एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे रहा ये काफी, कि इस चीज से, इन सब चीजों से यहाँ पे इंडियंस को ये पता लगा कि हम इन ब्रिटिशर्स के अंडर लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगे, हमें इनको हटाना ही है, कैसे ना कैसे करके हटाना ही है। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी फॉरेन हम पे आके डोमिनेट करे, हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो इसके बीज थे, देखो जब भी यहाँ पे वर्ड लिखा हो सीड यहाँ पर प्लांट हुए, इसका मतलब है ये बीज आज लग गया है इस चीज का कि हाँ जी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके इस बीज पे, और जब यहाँ पर तुम लोग गलत करोगे, टॉर्चर करोगे, तो यहाँ पर इस पौधे को, इस बीज को पानी मिलता रहेगा, और फिर जो है ये पौधा बन जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ा रिवोल्ट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर बार बार ये सीड वर्ड यहाँ पर यूज करा गया इस चैप्टर में। कहते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में ये चीज हो गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत लड़ाई करी फ्रीडम के लिए। मीन टाइम, इस टाइम पे क्या था, अब जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, ये पॉइंट आगे पढ़ोगे आप, कि 1858 में जो ब्रिटिश का क्राउन था, ठीक है, ये जो राजगद्दी थी, अब इसने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल ले लिया था इस वाले रिवोल्ट के बाद ही। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, इसके बाद इन्होंने कहा भैया तुम तो गड़बड़ कर दोगे, इंडिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अब ब्रिटिश का जो क्राउन था, जो वहां बैठी हुई क्वीन थी, उसी के हाथ में डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया का कंट्रोल आ गया था। ब्रिटिश राज का सिस्टम जो है 1858 से शुरू हो गया था। अभी तक यानी कि 1608 के बाद जो भी हमारे पास हमारे साथ हुआ है, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा है, जो उन लोगों को चार्टर मिला था, ऑर्डर मिला था। लेकिन अब 1858 के बाद से यहाँ पर अब जो भी कुछ होगा वो सब कौन करेगा, ब्रिटिश का राज सिस्टम खुद वहां से क्वीन यहाँ पर करेगी।
कहते हैं ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थे वो इस एग्रेसिव वाले टर्म से, मतलब जहां पर वो सब कुछ हड़पने वाले उसमें आ रही हैं, वहां से हटकर कंट्रोल कंट्रोल करने पे आ गई थी कि चीजों को एक साथ रखना, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं कर रही है, क्वीन यहाँ पे हम पे राज कर रही है। इंडिया की जो आर्मी थी उसको रिऑर्गेनाइज करा गया था ताकि दोबारा से कुछ भी ऐसा ना हो सके, क्योंकि देखो ब्रिटिश की मतलब जो इंडिया की आर्मी थी उसी में वो सिपाही थे। सिपाही थे यानी कि जो इंडिया के ही थे, इंडिया के ही थे, लेकिन वो ब्रिटिश की आर्मी में सर्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन पर बात आई, उन सब लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्वीन आएगी ना, सबसे पहले वो इस आर्मी को ही दोबारा से ऑर्गेनाइज करेगी। वो कहेगी नहीं भैया, हमें ऐसे यहाँ पे लोग नहीं रखने जो कि हमारे अगेंस्ट हो जाए कुछ टाइम बाद। तो उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे अपने ऑफिशियल्स को रखा और ऐसे लोगों को रखा जो कि उनको पता है रिवोल्ट यहाँ पे नहीं करेंगे हमारे अगेंस्ट। अच्छा जी, अब देखो कितना पार्ट रह गया है। हालांकि देखो जो 3 से 4 पेज रह गए हैं, तो मैं अब चाहूंगी कि मैं इसे कंप्लीट ही करके मानूं अब चैप्टर को, चाहे वीडियो 1.5 घंटे की हो जाए। लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे जो यूरोप में यूरोपियंस ने हम लोगों को कॉलोनाइज करा, इसकी लेगेसी क्या रही, हमको क्या मिला इससे, क्या वो चीज आगे तक रही, उसको जरा समझो। यूरोपियन, खास से जब भी यूरोपियंस की बात आए तो हम पर पोर्तुगीज ने, डच ने, डेन्स ने, फ्रेंच ने हम लोगों पे बहुत लॉन्ग टर्म तक राज नहीं करा है। एट टाइम वो ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करा, हम पे रूल करा जब्त करके। और उनका यहाँ पे आना और हम लोगों पे राज करना कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था। वो लोग हम लोगों को सिविलाइज करने नहीं आए थे। ये कहकर कि हाँ जी, उन्होंने ये तो कह दिया कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, हम लोग बहुत प्रिमिटिव हैं, हमारी एजुकेशन बहुत बेकार है, ये सब तो कहा, लेकिन उसको ठीक करके हमारा वेलफेयर करने का उनका कोई मोटिव नहीं था। एट द एंड उनका पर्पस था अपने आप का पेट भरना, अपनी पेट पूजा करना। तो ये चीज उनके लिए थी। कहते हैं यहाँ पर इंडिया का ये जो सिविलाइजेशन था, इट वॉज मच ओल्डर दैन यूरोप, कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन था रहा, ये बहुत ज्यादा ही पुराना रहा। इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुकेशन, बेसिकली ये आपका था सब्जुकेशन का प्रोसेस। किसका प्रोसेस था? ये आपका सब्जुकेशन का प्रोसेस था, यानी कि जहां पे उन लोगों ने क्या किया था कि अब हम लोगों को अपने अंडर कर लिया था, हम लोगों को अपने अंडर कर लिया था। तो यानी कि जो इंडिया का सिविलाइजेशन रहा वो यूरोप से ही बहुत पुराना रहा, हम लोग बहुत पहले उनके अंडर आ चुके थे, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। हम लोगों को अपने अंडर करना और हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे करके हम लोगों को समझ में आने लग गई थी। हम लोगों को उन लोगों ने बहुत ब्रूटली, बहुत बेकार तरीके से रिप्रेस करा था। जब भी उनको जरूरत पड़ी, मारना, धपेड़ना, सब उन लोगों ने हमारे साथ किया था। कहते हैं एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल इंडियन एलीट हु एक्सेप्टेड ब्रिटिश रूल वाज इनएविटेबल, इंडियन सफर्ड द फेट ऑफ मेनी ऑफ द वर्ल्ड कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन। इंडियंस ने बहुत ज्यादा सफर करा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, बहुत अब्यूज सहा है, बहुत एक्सप्लॉइटेशन सहा है, बहुत मारधाड़ सही है। तो बहुत कुछ जो है इंडियंस ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो चीज सही है। आप देखो यहाँ पर कुछ ना, बेसिकली कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम लोगों को देखने को मिले। अब बात करते हैं उन पॉजिटिव पॉइंट्स की। वो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर ब्लू वाले से हाईलाइट कर रखे हैं, और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट आया तो मैंने उसको पिंक से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर रहा। तो पहली चीज यहाँ पे रही कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में, इट ओपन्ड और रीओपन्ड इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड टू इंडिया। अब इससे क्या हुआ था, इंडिया जो है वो वर्ल्ड से दोबारा से कनेक्ट हुआ, या फिर स्टार्टिंग में कनेक्ट हुआ, कुछ भी यहाँ पर आप कह सकते हो, या तो कनेक्ट हुआ या रिकनेक्ट हुआ। लेकिन इंडिया का वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जो है वो बनने लग गया था इन ब्रिटिशर्स की वजह से। ऐसा बात यहाँ पे कही गई। ब्रिटिश और जो यहाँ पर फ्रेंड्स थे बहुत थोड़े टाइम के लिए, वो काफी सिस्टमेटिक रूप से इन लोगों ने अपना कॉन्क्वेस्ट जो है वो शुरू किया था। हमारी ज्योग्राफी को देखकर, सब कुछ यहाँ पे सर्वे कर कर, बहुत ध्यान से डिटेल यहाँ पे सर्वे कर कर बहुत कुछ उन लोगों ने यहाँ पर किया था। They created impressive list of all ethnic groups, although the list were flawed। यहाँ पे देखो बहुत फ्लॉड लाइन यहाँ पे लिखी गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने हम लोगों की, हमारे एथनिक ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की, कल्चर्स की यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करी थी, जो लिस्ट बिल्कुल बेकार थी, फेक थी, फ्लॉड थी, बिकॉज उन लोगों ने यहाँ पे बेसिकली रेसेस को यहाँ पर नहीं देखा था, काले गोरे का यहाँ पर उन लोगों ने कुछ वो चीज यहाँ पे करी थी जो कि उन लोगों के पर्सपेक्टिव से ठीक था, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग, तो वो फ्लॉड था हमारे लिए। कहते हैं दे ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इंडिया के मॉन्यूमेंट्स। अब एक और बेनिफिट क्या रहा, इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हमारा आर्ट है, हमारा आर्किटेक्चर है, उन सबको डॉक्यूमेंट करना, उन सबको लिखना, उन सबको बताना, और जो इवन कुछ खराब हो गए हैं हमारे, उन सबको रिस्टोर करना, ये काम इन लोगों ने यहाँ पर करा था। और हमारी आर्कियोलॉजी को इनिशिएट करने का जो प्रोसेस था यहाँ पर, वो इन लोगों ने शुरू करा था कि हमारे यहाँ की बिल्डिंग्स को दोबारा देखना, रिस्टोर करना, वो काम इन लोगों ने यहाँ पर करा था। लेकिन अच्छा, ये सब इस
इस प्रोसेस के टाइम पे मतलब हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर, आर्ट, ये सब चीज सुधारने के टाइम पे या रिस्टोर करने के टाइम पे हमारे यहाँ से बहुत से स्टेचूज, बहुत से आर्टिफैक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारी बहुत से मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं जो पाम लीफ पर वो लोग लिखा करते थे उस टाइम के ऋषि मुनि वगैरह, बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारा सामान उन लोगों ने यहाँ से यूरोपियन के जो म्यूजियम वगैरह है, ये जो प्राइवेट कलेक्शन वगैरह है, उनको भेजा था और ये चीज हम लोगों को पता है। अच्छा, अब देखो कहते हैं हालांकि इस चीज से हमको ये दिख रहा है कि हाँ जी हमारा कल्चर का बहुत लॉस हुआ है और जो इंडिया का एक हेरिटेज है जो हमारे पास ही रहना चाहिए था, हमारा कल्चर, हमारी चीजें, वो सब जो है कहीं और चली गई हैं, तो लॉस तो हुआ है हमारा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट प्रमोटेड सम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट इन द यूरोपियन पब्लिक। इससे क्या हुआ था कि इंडिया की जो आर्ट है, इंडिया का जो आर्टिफैक्ट है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो सब यूरोप के म्यूजियम में, यूरोप की पब्लिक में काफी प्रमोट हुआ, तो इसका बेनिफिट भी था। तो हमने क्या बेनिफिट पढ़े यहाँ पर? पहली बात कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड से, और वर्ल्ड जो है वो इंडिया से कनेक्ट हुआ था। दूसरी बात, यहाँ के बहुत से आर्टिफैक्ट, ऑब्जेक्ट्स, आर्किटेक्चर, आर्ट वगैरह वो सब यहाँ पर यूरोपियन पब्लिक में, यूरोपियन मार्केट्स में काफी ज्यादा प्रमोट हुई, उसकी काफी तारीफ हुई। और तीसरी बात, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करना, यहाँ की चीजों को दोबारा से लेकर आना, आर्ट आर्किटेक्चर को दोबारा से लेकर आना, डॉक्यूमेंट करना हमारे मॉन्यूमेंट्स को, ये काम भी लोगों ने यहाँ पर किया था। तो ये जो है कुछ अच्छे काम इन लोगों ने यहाँ पर करे थे। हालांकि कहते हैं बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे यहाँ पर चोरियां हुई थी उस टाइम पे, और आज भी इन सब चीजों को रिपाट्रिएट करने की यानी कि वापस करने की, जहां से आप चुरा के लाए हो उनको वापस करने की बातें जो आज भी हो रही हैं। फाइनली यहाँ पर कहते हैं ऑल दो जो कुछ यहाँ पे ब्रिटिश के स्कॉलर्स थे वो पहले यहाँ पर यूरोपियंस नहीं थे जिन्होंने संस्कृत की लैंग्वेज को सीखा था। उन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर ये लोग आए थे, अपनी बेसिकली जो संस्कृत की टेक्स्ट था उनको उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने की कोशिश करी थी। जो फ्रेंच यहाँ पे रहे, जर्मन यहाँ पर आए, उन लोगों ने भी चीज को काफी फॉलो करा था। द मोटिवेशन यहाँ पे मिक्स थी, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखी हुई है, बहुत बेसिक चीजें, इसलिए मैं फटाफट से एक बार जरा रीड आउट कर रही हूँ। सम स्कॉलर्स वर जेन्युइन स्टूडेंट्स और एडमायरर्स ऑफ एंशिएंट कल्चर, यानी कि ब्रिटिश के कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे, कुछ ऐसे ज्ञानी थे जो कि इंडिया का जो खुद का एंशिएंट बहुत पुराना कल्चर है उसको बहुत मानते थे, उसकी वैल्यू करते थे, जेन्युइन थे उस चीज के लिए कि हाँ जी ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, कुछ जो ऐसे लोग थे वो ये मानते थे कि इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना, उसके टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा ही आसान है, और इसलिए यहाँ पर अपनी क्रिश्चियनिटी की सुपीरियरिटी को वो चीज वो दिखाते थे। स्प्रेड होना मतलब फैल जाना किसका? संस्कृत का और यूरोप का जो टेक्स्ट वगैरह है, मतलब बेसिकली इंडिया के संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, उनके जो स्टडीज है उसका यूरोप में फैलना, और बाद में धीरे धीरे करके और इंडियन लैंग्वेजेस का यहाँ पर फैलना, वो बराबर था लाइक द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कॉन्टिनेंट, कि वहां पर क्या हो रहा है, नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी यहाँ पर हो रही है, कि यहाँ का जो टेक्स्ट है वो उठकर वहां जा रहा है। अच्छा, इंडियन टेक्स्ट हैड अ ग्रेट यूरोपियन इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन फिलोसफर्स। यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया का जो टेक्स्ट था ये, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट रहा था यूरोप के फिलोसफर्स में, वहां के राइटर्स में, पोइट्स में, आर्टिस्ट वगैरह में। मतलब यहाँ का जो टेक्स्ट था, यहाँ के जो बातें थी, यहाँ का लिटरेचर का बहुत इन्फ्लुएंस वहां पे रहा, बहुत प्रभाव पड़ा उन लोगों पे। इवन यहाँ पे कहते हैं यूएसए तक ये प्रभाव पहुंच गया था 19th सेंचुरी में। लेट 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि वहां के लोग भी, यूएसए के भी, ब्रिटेन तो छोड़ो, यूएसए के लोग भी हमारे यहाँ का कल्चर, लिटरेचर, आर्ट को, बहुत चीजों को बहुत मानने लगे थे, हमारी लैंग्वेज को, संस्कृत तक को वो लोग काफी मानने लगे थे। राइटर्स, पोइट्स वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह हमारे आर्ट आर्किटेक्चर को बहुत मानते थे। कहते हैं ये वो रिमाइंडर है कि चाहे आप पॉलिटिकली डोमिनेट कर लो, लेकिन कल्चर जो इन्फ्लुएंस होता है वो हर डायरेक्शन में जो है फैलता है। मतलब आपने जो है हमारी कंट्री को आकर पॉलिटिकली डोमिनेट करा, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करा, लेकिन जो हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो हर जगह फैला। पॉलिटिकल डोमिनेंस आपका यहाँ पे फैला, लेकिन हमारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो हर एक कंट्री में फैला। समझ में आ गया? फटाफट से जरा एक बार बिफोर भी मूव ऑन भी कंप्लीट कर लेते तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। द पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब जो है इंडिया में आए थे, अट्रैक्ट हुए थे हमारे यहाँ के बहुत पैसा देखकर, हमारे बहुत बढ़िया से रिसोर्सेज देखकर। आपस में ये लोग पहले लड़ते हैं कि कौन इस सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट यानी कि ऊपर हाथ किसका रहता है, यहाँ पे ब्रिटिश का यहाँ पे हाथ रहता है, तो वो जो है सबको हराकर खुद ही यहाँ पर आ जाते हैं। ब्रिटिश के बहुत ज्यादा ही बेकार, बहुत ज्यादा हम लोगों को सप्रेस करने वाली टैक्स की जो पॉलिसी थी,
उसने हम लोगों को बिल्कुल ही बेचारा कर दिया, बहुत खराब कर दिया, बहुत भुखमरियां हमारे यहाँ पे छा गई। कई मिलियन हमने देखा था, 50 से 100 मिलियन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी इन फेमिन्स के चक्कर में। जो उन लोगों ने जानकर डेलिब्रेशन के साथ बहुत विचार विमर्श करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था, हमारे इंडिया की जो सर्विसेज है, हमारे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। वो उन लोगों ने यहाँ पर करा था हमारी इंडस्ट्रीज को खराब करके। ग्रेजुअली क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, वो जो लीगल सिस्टम था, वो हमारे यहाँ पर अपने एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, उनकी लैंग्वेज हमारे यहाँ पर थोपी थी, जिससे हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत कुछ बिगड़ गया था और हमारे यहाँ पे उन लोगों ने कंट्रोल जो अपना स्टैब्लिश कर लिया था। कहते हैं द पोर्तुगीज फोकस्ड ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। हमने ये देखा था कि जो पोर्तुगीज यहाँ पर आए थे, खासकर गोवा में उन लोगों ने अपना एक मेन वो बना लिया था, जहां पे वो लोग सबको, गोवा में हमने देखा था गोवा का इंक्विजिशन भी वो लोग यहाँ पर कर रहे थे कि वो चीज यहाँ पर चल रही थी, जिससे और डिविजन यहाँ पे क्रिएट होती है। फ्रेंच सोसाइटी ने यहाँ पे पुडुचेरी में, जिसे हम मतलब बेसिकली पहले से हम पौंडीचेरी कहते थे, आज इसको हम पुडुचेरी कहते हैं, तो वहां पर एक एलिट क्लास इन लोगों ने यहाँ पर बना दी थी, फ्रेंच के इंडियंस की, जहाँ पे शादी वादी करके लोग यहीं पे सेटल हो गए थे। कुछ यहाँ पे अपराइजिंग होती है। फिर लेट 18th सेंचुरी में जहाँ पे ग्रेट रिबेलियन आता है 1857 का। इससे पहले वेलोर की म्यूटेनी आती है रिलीजन के ऊपर बात कहने से, फॉरहेड पे पहनने से, 1806 की यहाँ पर, जिसको वो लोग बार बार रिप्रेस कर देते हैं। और 19th सेंचुरी में इंडिया का जो क्लासिकल कल्चर था, आर्ट था, आर्किटेक्चर था, संस्कृत का टेक्स्ट था, ये सब जो है वेस्ट की तरफ जाने लग गया था। हमारे कल्चर का इन्फ्लुएंस, बहुत लंबा एक इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए आज तक भी वहां पर है। लोग आज भी इंडिया को बहुत मानते हैं। वैसे भी कहा गया था 21st century is going to be the Indian century. So इस वीडियो को अब हम दूसरा खत्म करते हैं। एंड जय माता दी, जय भारत माता, जय श्री राम करते हुए हम वीडियो को कंप्लीट भी करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, आप चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो कमेंट मैंने आपको आप लोगों को करने के लिए बोली है, ये बताने के लिए कि हाँ जी मुझे कम एक्सप्लेन करना चाहिए बाकी लोगों की तरह, या फिर मुझे इतना ही रहने देना चाहिए, या आप लोग जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।